चैप्टर 91 लिविंग फ्लावर 4 क्वांग। सर्विंग कमांड पैलेस की बाहरी दीवारें जोर से फट जाती हैं। जैसे ही मैं पैलेस के बाहर निकलता हूँ, रेगिस्तान की सूखी हवा और रेत के तूफान मुझे ग्रीट करते हैं। लेकिन अंदर की खून की बदबू के मुकाबले ये हवा तो लगभग खुशबू जैसी लग रही है। चैंग! पैलेस की दीवार में जो सुनहरा सुराग मैंने बनाया था, उसके अंदर से खून की लाल धुंध बाहर बहने लगती है। उस लाल धुंध के बीच युआन ली आगे बढ़ता हुआ निकलता है। कितनी हिम्मत है तेरी! क्या सच में सोचता है तू मुझसे भाग सकता है? पताट! खून युआन ली के शरीर पर फैल जाता है। वो अपनी फ्लाइंग एस्केप टेक्निक एक्टिवेट करता है, लेकिन मैं अपनी फॉर्मलेस स्वॉर्ड को पकड़ लेता हूँ और अपनी सोच की रफ्तार को और तेज कर देता हूँ। ची बिल्डिंग के मिड स्टेज तक पहुंच चुका हूँ। मेरी बेस कॉन्शियसनेस पहले से काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी है, इसलिए अब एक्सेलरेशन भी पहले से काफ़ी तेज है। पताट! मैं हवा में पागलों की तरह दौड़ता हूँ, एक एवरेज कोर फॉर्मेशन कल्टिवेटर से भी ज़्यादा तेज। फिर भी खून से भरा युआन ली धीरे धीरे मेरे पास आता जा रहा है। ये तो एक मॉन्स्टर जैसा नेसन सोल कल्टिवेटर है। मैं दांत भींच लेता हूँ, अपने शरीर की एक एक बूंद ताकत निचोड़कर और तेज भागने की कोशिश करता हूँ। युआन ली भौहें से कोड़ लेता है। मैं नेसेंट सोल मिड स्टेज का कल्टीवेटर हूँ और फिर भी एक जूनियर को तुरंत नहीं पकड़ पा रहा। इस लड़के की कल्टीवेशन ज़्यादा से ज़्यादा ची बिल्डिंग मिड स्टेज सेकेंड कॉन्स्टेलेशन होनी चाहिए। हाँ, स्किल्स उसकी अलग बात है, कोर फॉर्मेशन लेवल तक पहुंच जाती हैं और टैलेंट भी रेयर है। लेकिन फिर भी सिर्फ कोर फॉर्मेशन का ही तो होना चाहिए। फिर कैसे एक कोर फॉर्मेशन का लड़का मुझे इतना चेज करवा रहा है? वो कोई खास फ्लाइंग एस्केप टेक्निक भी यूज नहीं कर रहा, बस हवा में एक न दिखाई देने वाली स्पीड से भाग रहा है। फ्लाइंग एस्केप टेक्निक के बिना भी इतना अबनॉर्मल, अगर ये कोर फॉर्मेशन पहुंच गया? मास्क के पीछे युआन ली का चेहरा और ज्यादा सख्त हो जाता है। चिड़चिड़ा लड़का, 2 ब्लड कर्स बैनर्स अंदर डाल दिए, फिर भी इतना जिंदा दिल। जब इसकी सूल रिफाइन करूंगा, देखना क्या कमाल बना सकता हूँ। इसे तो मैं अपना डिसाइपल जरूर बनाऊंगा। युआन ली अपने होंठ चाटता है और एक मंत्र बनाता है, गुगु गुगु गुगु। पीछे से एक ठंडी सी स्पिरिचुअल एनर्जी की लहर उठती है। खून की धुंध पूरे रेगिस्तान को लपेट लेती है, जैसे लाल रंग का सैंडस्टॉर्म पूरे डेजर्ट को घेर रहा हो। मुझे भागना होगा, नहीं छुपना होगा। लेकिन कहाँ? रिकॉर्ड ऑफ ट्रांसेंडिंग कल्टीवेशन एंड एग्जॉस्टिंग मार्शल आर्ट्स भी काम नहीं आ रहा। वो रिकॉर्ड काम क्यों नहीं किया? मैं असल प्रॉब्लम पर सोचता हूँ। वो रिकॉर्ड एक मार्शल आर्ट है जो कॉन्शियसनेस को काट कर उसके बीच के गैप में छुप जाता है, लेकिन फिर भी मुझे ढूंढ लिया गया। रुको, वो नेसेंट सोल कल्टीवेटर ने मुझे ऐसे स्पेल से टारगेट किया जो कॉन्शियसनेस के डोमेन से भी बाहर था। मैं मुश्किल से उस स्पेल को डीमन सेंसेस और इंटेंट विजन से महसूस कर पाया। क्या नेसेंट सोल तक पहुंचने पर कोई ऐसी चीज मिल जाती है जो कॉन्शियसनेस के डोमेन से भी आगे हो? फिर भी चाहे उसने कॉन्शियसनेस को पार कर लिया हो, वो डीमन सेंसेस और इंटेंट के रंग से नहीं बच सका। मैं गहरी सोच में डूब जाता हूँ। खून जमा देने वाली ठंडक के साथ मैं एक नतीजे पर पहुंचता हूँ। तो इस बार रिकॉर्ड से सिर्फ कॉन्शियसनेस नहीं, दूसरी चीज़ों को भी काट देता हूँ। मैं फॉर्मलेस वर्ड को मजबूती से पकड़ता हूँ और अपनी कॉन्शियसनेस को फोकस करता हूँ। और फिर मैं देखता हूँ युआन ली का कॉन्शियसनेस डोमेन, हेवन और अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी में यिन और यांग का फ्लो, इंटेंट के रंग। हू! वो तलवार जो कॉन्शियसनेस के रेल्म को काट सकती है, मैं उसकी रेंज बढ़ा देता हूँ। हेवन अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी को भी काट देता हूँ और इंटेंट के रंगों को भी। और फिर मैं उस गैप के अंदर छुप जाता हूँ। पताट! मैं रिकॉर्ड ऑफ ट्रांसेंडिंग कल्टीवेशन एंड एग्जॉस्टिंग मार्शल आर्ट्स की हदों को पार कर जाता हूँ। पूरी ताकत के साथ उसे अनलीश करता हूँ, एक ऐसी मार्शल आर्ट जो रिकॉर्ड से भी आगे निकल चुकी है। जब मैं उस गैप में छुप जाता हूँ, रुक जाओ! युआन ली वहीं खड़ा इधर उधर देखने लगता है। काम कर गया। इस बार वो मुझे तुरंत डिस्कवर नहीं कर पाता। काम कर गया। लगता है अगर मैं हेवन अर्थ स्पिरिचुअल एनर्जी और इंटेंट के रंगों तक सब कुछ काट दूं, तो नेसेंट सोल कल्टीवेटर की नज़रों को भी धोखा दे सकता हूँ। हो, ये क्या है? तुम्हारे पास तो काफ़ी ट्रिक्स हैं। लेकिन तभी मुझे अपनी किस्मत में एक बड़ा खतरा महसूस होता है। डैम!
गुगु गुगु गु। युआन ली के पीछे की खून की धुंध हर दिशा में फैलने लगती है। रिकॉर्ड ऑफ ट्रांसेंडिंग कल्टिवेशन एंड एग्जॉस्टिंग मार्शल आर्ट्स सिर्फ परसेप्शन को काट कर छुपाता है। ये कोई स्पेशल मूवमेंट टेक्निक नहीं है। मैं बदसूरत चेहरे के साथ देखता हूँ जब युआन ली खून की धुंध के बीच एक स्पेल बनाता है। जितना छुपना है छुप जा, अब इस ब्लास्ट से बच के दिखा। पताट! खून की धुंध लाल चमक के साथ फूल जाती है। खून की भुकिया युआन ली जब अपनी स्पेल की शक्ति धीरे धीरे कम होती है, इधर उधर देखता है। 3 ली का एरिया पूरी तरह तबाह हो चुका होता है। रेगिस्तान के बीच एक बड़ा सा गड्ढा बन चुका होता है, लेकिन सेओ यून ह्योन कहीं दिखाई नहीं देता। युआन ली अपने ट्रांसलूसेंट मास्क के पीछे हंस पड़ता है। अब तो तुझे और भी ज्यादा चाहने लगा हूं, तुम इससे भी बच निकले। जहां उसकी नजर जाती है वहां एक हल्का सा स्पेशल रिफ्ट दिखता है। मैंने क्या कर दिया? मेरा अपर दांतियन जल रहा है। सिर्फ गैंगची का फ्लो ही काफी नहीं था। अपर दांतियन को जबरदस्ती कंप्रेस करके और जला के टैलेंट जगाना, ये तो बिल्कुल पागलपन है। फिर जिन क्लैन अपने लोगों पर इतनी डेंजरस सीक्रेट टेक्निक क्यों नहीं यूज करता? सिर्फ मॉर्टल्स पर ही क्यों? क्योंकि अपर दांतियन से छेड़छाड़ का मतलब होता है जानलेवा खतरा। मैं हवा में कहीं तैर रहा हूँ और महसूस करता हूँ कि मेरा अपर दांतियन जल रहा है। साक पाट! कुछ चीज मेरे शरीर को चीर जाती है। मेरा पूरा बॉडी और ज्यादा टूट चुका है, लेकिन अब फर्क ही क्या पड़ता है? अगर पकड़ा गया होता तो ये लगभग मौत होती। मैंने क्या किया? चाहे मैं इस तरह मरूं या उस तरह, मरने के लिए तैयार दिमाग के साथ मैंने कुछ कर दिया। मुझे ठीक से याद भी नहीं। हाँ, योंगहुन ह्यूंगनिम ने मेरी मदद की थी। जिस पल खून की धुंध फटी, योंगहुन ह्यूंगनिम मेरे पास आ गए थे, अपनी तलवार घुमाते हुए। मैंने उनके कदमों के निशान देखे। मैं भी उन्हीं कदमों के पीछे चला, अपनी तलवार लहराता हुआ, और एक पल के लिए एक अजीब सी जगह में घुस गया, फिर वापस आ गया। क्या? जैसे ही मुझे ये समझ आता है, मैं पागलपन में याद करने की कोशिश करता हूँ। मैंने कैसे किया? बस अगर मैं इस क्लू को पकड़ लूँ, हाँ, अगर मैं इस क्लू को थाम लूँ, शायद मैं अपना अपर दांतियन गैंगची से जलाता हुआ उस पल को याद करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, मेरे सामने सर्विंग कमांड पैलेस दिखने लगता है। मैंने तो बिल्कुल उल्टा डायरेक्शन पकड़ा था, पैलेस से दूर भाग रहा था। मैं अपनी शंका समझ भी नहीं पाता, तभी पीछे से एक खूनी औरा चमक उठता है। क्या? क्वांग! युआन मुझे सीधा गिरा देता है। मैं अपनी फॉर्मलेस स्वॉर्ड से बचाव करता हूँ, लेकिन फिर भी उसका वार लगता है और मैं वापस सर्विंग कमांड पैलेस के अंदर जा गिरता हूँ, बिल्कुल उसी सुराख से जहाँ से मैं भाग के निकला था। गास्प! खून थूकता हुआ मैं सिचुएशन समझने की कोशिश करता हूँ। तभी युआन मेरे सामने आ जाता है और एक ट्रांसलूसेंट ब्लड रेड बैनर उठाता है। क्वाक! ब्लड कर्स बैनर मेरे अपर दांतियन में घुस जाता है। वहाँ चल रही सभी प्रोसेसेस को जबरदस्ती दबा देता है। मेरा अपर दांतियन जो गैंगची से जल रहा था, अब नॉर्मल होने लगता है। गास्प! मैं सर पकड़ के और भी ज्यादा तड़पने लगता हूँ। जबरदस्त! तुमने अभी कौन सी टेक्निक यूज की? एक सिर्फ कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर नेसेंट सोल कल्टीवेटर की टेलीपोर्टेशन एबिलिटी कैसे कॉपी कर सकता है? कुछ बिल्कुल हाथ के पास था। मैं दांत भींच के फॉर्मलेस स्वॉर्ड को और जोर से पकड़ लेता हूँ। तलवार का रंग धीरे धीरे सुनहरा हो जाता है, जैसे सरपासिंग रेडिएंट सेबर, योंगहुन ह्यूंगनिम का जो रास्ता था, जो उन्होंने यूज किया। और फिर पुकाक! एक और बैनर मेरे अपर दांतियन को चीर देता है। दर्द मेरी एनलाइटनमेंट को बिखेर देता है। फॉर्मलेस स्वॉर्ड गायब हो जाती है। युआन थोड़ा सा मतलबी सा एक्सप्रेशन दिखाता है। 5 एलिमेंट्स ब्लड कर्स बैनर असल में हेवनली बीइंग कल्टिवेटर्स की कॉन्शियसनेस को रोकने के लिए बनाया गया था। सीधा इम्प्लांट किया जाए तो एक हेवनली बीइंग कल्टिवेटर भी दर्द से पागल हो जाएगा, लेकिन एक सिर्फ की बिल्डिंग कल्टिवेटर हेवनली बीइंग से ज्यादा विल पावर दिखा रहा है।
मैं दांत भींच के सांस लेता हूँ। मुझे अपनी सोल में गड़े 4 कर्सेस का प्रेशर साफ महसूस होता है, लेकिन ब्लड कर्स बैनर से भी ज़्यादा जो चीज़ मुझे तोड़ रही है, मेरी एनलाइटनमेंट चली गई। फिर से बाहर के प्रेशर से फोर्स होने के बावजूद मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा है। मैं उसे पकड़ क्यों नहीं पाया? मैं वापस सर्विंग कमांड पैलेस कैसे आ गया? हाँ, तुमने तो बस रैंडम टेलीपोर्ट ही किया था ना? सही। स्पेस रिफ्ट खोल के बिना सोचे कूद जाना, ये एक हेवनली बीइंग भी बिना कोऑर्डिनेट्स के नहीं करता। कोऑर्डिनेट्स के बिना तुम स्पेशल करंट से टुकड़े टुकड़े हो जाते। ये पूरे पागलपन का काम है, और यही तुमने किया। एक ऐसा एक्ट जो सिर्फ एक नामुमकिन चांस से तुम्हें इस दुनिया में वापस ला सकता था। लेकिन तुमने ये गैम्बल मेरे सामने किया, मेरे, जिसके पास सर्विंग कमांड पैलेस है। सही। युआन मुस्कुराता है और अपने कपड़ों से सर्विंग कमांड सील का एक छोटा सा जेड मॉडल निकालता है। जानते हो, फेट का भी एक अट्रैक्शन होता है। फेट एग्जिस्टेंस को खींचता है। सर्विंग कमांड सील के 2 काम हैं। पहला, होल्डर को हेवन का फेट देना। जिसके पास ये सील होती है, उसकी किस्मत मजबूत हो जाती है, और जो वो चाहता है, फेट के अट्रैक्शन से खुद चल कर आता है। इसीलिए तुम मुझसे बच नहीं पाए। है। ये कैसा पागल ट्रेजर है? क्या ये सच में इस दुनिया में होना चाहिए? इसका होना ज़रूरी है। एक्चुअली सर्विंग कमांड सील का पहला फंक्शन दूसरे फंक्शन के बनने के दौरान ही ऐड हुआ था। युआन लालच से सील को देखता है और बोलता रहता है, ये असल में ब्लेसिंग्स देने के लिए बनाया गया था। सोचो, यांग सूजिन के गोल्डन डिवाइन हेवनली थंडर सेक्ट से पहले कल्टिवेटर्स कैसे असेंड करते थे? जब वो सील को छूता है, वो रंग बिरंगी रोशनी छोड़ता है। गोल्डन डिवाइन हेवनली थंडर सेक्ट से पहले कल्टिवेटर्स अपर रियम्स के कोऑर्डिनेट्स याद करते थे और सुसाइड जैसे स्पेशल रिफ्ट्स में कूद जाते थे। सर्विंग कमांड सील उन्हें ब्लेस करता था, उन्हें अपर रियल्म से जुड़ी किस्मत देता था और डिस्टेंस को कम कर देता था। सही। अपर रियल्म्स की फेट अट्रैक्शन देना और साथ ही होल्डर की किस्मत को मजबूत करना, यही है सर्विंग कमांड सील। मैं हैरानी से मुंह खोल के रह जाता हूँ। एक आर्टिफैक्ट फेट दे सकता है? अचानक मुझे यांग सूजिन की बची हुई प्रेजेंस याद आती है। उसने कहा था उसने शैटर्ड हेवन पीक को फेट अट्रैक्शन दिया था ताकि एंडर्स खिंच कर आएं, सिर्फ एक रेमिनेंट होते हुए भी। अगर ये सच है तो शायद कुछ रियल्म के कल्टिवेटर्स ऐसे डिवाइन बीइंग्स बन जाते हैं जो फेट के अट्रैक्शन को कंट्रोल करते हैं। रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो कल्टिवेशन के अंत तक पहुंचकर ट्रू इंसेन बन जाता है, वो क्या बन जाता होगा? मैं अभी इन सोचों में डूबा ही था, तभी सर्विंग कमांड सील की रंग बिरंगी रोशनी मुझमें और युआन में बह जाती है। ब्लेसिंग्स की भरमार। क्या इस बार हेवनली बीइंग कल्टिवेटर्स को सर्विंग कमांड सील की ब्लेसिंग्स नहीं मिली? उन्हें अपर रियम्स की डिस्टेंस कम करने वाली ब्लेसिंग नहीं मिली? मैं सोच ही रहा होता हूँ, तभी वो मेरी गर्दन पकड़ के मुझे घसीटते हुए आर्बोरेटरी की तरफ ले जाता है। अब बताओ, क्या हम अपनी लाइफ स्पैन बढ़ाएं? युआन ली मुझे घसीट कर ले जा रहा है और मेरे होठों पर एक कड़वी मुस्कान बन जाती है। मुझे लगा था जिंदगी एक फूल की तरह होती है, लेकिन जिंदा फूल का मतलब होता है एक ऐसा फूल जो अभी जिंदा ही हो और फिर भी तोड़ लिया जाए। शायद उसका वजूद ही किसी और के हाथों से तोड़े जाने के लिए होता है। लेकिन फिर भी मैं दांत भींच लेता हूँ, चाहे मुझे तोड़ना ही किस्मत हो। क्रीक, क्रैक। जब तक मैं अपना जिस्म हिलाता हूँ, मैं ज़मीन में जड़ पकड़ के आसमान की तरफ देखता रहूँगा, बिल्कुल उन पेड़ों और फूलों की तरह जो धरती में जड़ जमाकर आसमान तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। जब तक मेरी जड़ की हुई हिस्ट्री जिंदा है, मैं अपना दिल इतनी आसानी से टूटने नहीं दूंगा। क्रैक। क्या? क्वग्वांग। मैं पूरी ताकत से अपनी फॉर्मलेस स्वॉर्ड घुमा देता हूँ। साथ ही मैं एक मंत्र बोलता हूँ, यिन सोल घोस्ट इनग्रेंटेशन। कई सारी कर्सेस युआन ली की तरफ लपकती हैं। टिच!
अनोइंग ब्रैट। वूम। युआनली नाक से हफ करता है और सारी कर्सेस हवा में बिखर जाती हैं। लेकिन मैं मुस्कुराता हूँ, फॉर्मलेस स्वॉर्ड को फिर से मजबूत पकड़ता हूँ और उस पर झपटता हूँ। युआनली भौहें सिकोड़ लेता है जब वो स्यू अन ह्यून को चमकते हुए देखता है। उसने पहले ही 5 एलिमेंट्स ब्लड कर्स बैनर के 4 टुकड़े उसके अंदर इम्प्लांट कर दिए हैं। अगर वो 5वां भी लगा दे तो 5 एलिमेंट्स ब्लड कर्स बैनर का पूरा महामंत्र पूरा हो जाएगा और इस अजीब लड़के पर पड़ने वाला दर्द 10 गुना बढ़ जाएगा। लेकिन इस कर्स की एक कमजोरी है। अगर शिकार सारे 5 कर्स अपनी सोल में लेने के बाद उन्हें लिक्विफाई कर पाए और अपना बना ले तो कर्स की पूरी ताकत उसी को मिल जाती है। शुरू में कर्स को देने वाला खुद कमज़ोर करता है, सिर्फ 1/100वां हिस्सा पावर का, और फिर उन्हें दूसरे के अंदर डालता है। अगर सामने वाला ये 5 कमज़ोर बैनर्स लेकर उन्हें अपना बना ले तो 5 एलिमेंट्स ब्लड कर्स बैनर का पूरा ट्रांसमिशन हो जाता है। लेकिन अगर ये लड़का 5 बैनर्स झेल गया और मेरा कंट्रोल तोड़ दिया तो? अचानक युआनली को खुद पर ही हंसी आ जाती है। नहीं, बेकार की चिंता है। 4 बैनर्स शायद झेल लिए जा सकते हैं, लेकिन 5, ये किसी जिंदा इंसान के बस का नहीं। ये सिर्फ इस अजीब लड़के की मेंटल ताकत देखकर ज्यादा सोच लेने का नतीजा है। युआनली ऐसा सोचता हुआ 5वां बैनर लेकर स्यू अन ह्यून के पास बढ़ता है। पहले 5वां डालूंगा, फिर इसका दिमाग चीर के देखूंगा कि इसके पास कौन सी ताकतें हैं और इसका मन कैसे काम करता है। पुकैक। युआनली स्यू अन ह्यून की फॉर्मलेस स्वॉर्ड को हटा देता है और पास आकर 5वां 5 एलिमेंट्स ब्लड कर्स बैनर उसकी सोल में गाड़ देता है। पाट। स्यू अन ह्यून की आत्मा के अंदर 5 लाल बैनर्स 5 एलिमेंट्स के नियम के हिसाब से घूमने लगते हैं और मेंटल बंधन और दर्द को 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। आह आह आह। आखिरकार स्यू अन ह्यून अपना सर पकड़कर मुंह से झाग निकालते हुए जमीन पर गिर जाता है। जैसे मैंने सोचा था, कोई भी इंसान, कोई भी जिंदा जीव इस दर्द को नहीं झेल सकता। युआनली मुस्कुराता है। उसे यकीन हो जाता है कि इस अजीब कोर लेवल लड़के की सोल अब उसके कंट्रोल में है। अब इसे बाद में कैसल ले जाकर चेक करेंगे। और रही बात लॉन्जिविटी फ्रूट की, ये कहते हुए युआनली घूमता है। शिवा। क्या? वो जल्दी से मुड़ता है। उसके ट्रांसलूसेंट ब्लैक मास्क के पीछे हैरानी चमक उठती है। स्टैगर स्टैगर। स्यू अन ह्यून आधी बंद आंखों के साथ मुंह से लार टपकाता हुआ लड़खड़ाकर खड़ा हो जाता है और युआनली के कंट्रोल का विरोध करता है। फिर वो एक और स्पेल बनाने लगता है। ये तो पागलपन है। युआनली का होश उड़ जाता है। इस दर्द को भी झेल गया, सीधा लगे तो हेवनली बीइंग कल्टिवेटर भी हिल जाए। मैंने इसे सी ड्रैगन किंग पर भी टेस्ट किया था, उसने भी माना था कि ये सबसे खतरनाक है। ये बच्चा। युआनली अब इसे जिंदा ले जाने का आइडिया छोड़ देता है। 5 एलिमेंट्स ब्लड कर्स सबसे ज्यादा ताकतवर मेंटल रिस्ट्रिक्शन है जो वो जानता है। अगर ये भी फेल हो गया तो कुछ भी काम नहीं आएगा। छोड़ो, अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि मुझे इसकी पावर स्टडी करने का मौका नहीं मिलेगा। बेहतर है इसके लाश को ही अपने ब्लड बॉडी में बदल दूं और रिएक्शन देख लूं। ये खतरनाक है। अगर इसे जिंदा छोड़ दिया जबकि कर्स अभी भी इसकी सोल में है तो ये कभी भी कर्स को अपना बना सकता है और फ्यूचर में मुझ पर ही वार कर सकता है। मर जा। उसी पल स्यू अन ह्यून का स्पेल पूरा हो जाता है। यिन, सोल, घोस्ट, इनकेंटेशन। चक। स्यू अन ह्यून फट जाता है। युआनली का असली मंत्र, ब्लडवुड, सीधा स्यू अन ह्यून पर लगता है। जैसे ही स्यू अन ह्यून फटता है, उसका खून एक ब्लडवुड ट्री बनकर जमीन में जड़ पकड़ लेता है। जहां वो खड़ा था, वहां एक लाल रंग का पेड़ उगाता है।
उस पेड़ पर एक जिंदा फूल खिलता है जिसमें स्यू अन ह्यून की स्पिरिचुअल पावर और लाइफ फोर्स बसी होती है। क्या मॉन्स्टर था! युआन ली अपना मास्क ठीक करता है, स्यू अन ह्यून की भयानक मेंटल ताकत देखकर। अच्छा हुआ मैंने इसे और ताकतवर होने से पहले ही मिटा दिया। अब इसकी चिंता नहीं, अब चलते हैं लॉन्जिविटी फ्रूट की तरफ। युआन ली जैसे ही लॉन्जिविटी ट्री की तरफ मुड़ता है, क्या? वो गुस्से से दांत भींच लेता है। लॉन्जिविटी ट्री के फल, जितने भी फल थे जो कई लोगों की लाइफ फोर्स से पले थे, अब सब पर काली कर्सेस चढ़ चुकी हैं और वो पूरी तरह सड़ चुके हैं। वो आखिरी स्पेल, ये हरामी बच्चा! युआन ली गुस्से से पलटता है, उसका चेहरा लाल हो चुका है। मैंने सोचा था इसकी सोल को शांति से नेदरवर्ल्ड भेजूं, और इसने ये हरकत की। अचानक युआन ली का एक्सप्रेशन बदल जाता है। ओह! वो एक कदम पीछे हट जाता है, हैरानी से कांपकर। ये क्या? मैं तो नहीं, तुम कौन हो? पॉप! अगला ही पल युआन ली फट जाता है और उसकी जगह भी एक जिंदा फूल खिल उठता है। ये था स्यू अन ह्यून का 10वां जन्म। चैप्टर 92 10th साइकिल फर्स्ट डे। ब्लिंक। मैं आंखें खोलता हूँ और चारों तरफ देखता हूँ। जंगल की वही पहचानी हुई खुशबू हवा में फैली हुई है। मैं मर गया था। मुझे जिंदा बचने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये बात दुख देती है कि मैं कोई बड़ा नुकसान भी नहीं पहुंचा पाया। लगता है लॉन्जेविटी फ्रूट्स को कर्स करना ही मेरी आखिरी कोशिश थी। मैं जीभ से टिस्क करता हूँ। क्या यही होती है नेसेंट सोल कल्टीवेटर की ताकत? मुझे याद आता है कैसे युआन ली ने जब ब्लड मिस्ट का स्पेल यूज किया था तो पूरा डेजर्ट लाल आंधी की तरह लपेट में आ गया था। कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर को प्राकृतिक आपदा कहना? बकवास। असली डिजास्टर तो वही होता है। कोर फॉर्मेशन तो बस डिजास्टर की नकल करने का स्टेज है। मुझे महसूस होता है कि मेरे साथी धीरे धीरे जाग रहे हैं। मैं अपनी कॉन्शियसनेस को स्टिम्युलेट करता हूँ और एक स्लीपिंग स्पेल डालकर सबको फिर से सुला देता हूँ। तभी मुझे कुछ अजीब लगता है। मेरा अपर डांटियन दर्द क्यों नहीं कर रहा? ना तो मैंने फॉर्मलेस स्वॉर्ड से अपनी कॉन्शियसनेस अलग की है, ना ही उसका साइज एडजस्ट किया है। फिर भी मेरा अपर डांटियन बिल्कुल ठीक है। ना कोई सूजन, ना कोई जलन। ये क्या? ओह! कुक! अचानक एक तेज दर्द मेरे सर को चीर देता है। मैं सर पकड़कर जमीन पर लोटने लगता हूँ। कुह कुह! लगता है जैसे मेरी सोल फट रही हो। बहुत ज्यादा दर्द। और तब मुझे समझ आता है क्यों। कैसे हो सकता है? मेरी कॉन्शियसनेस के बीच में, जहाँ मेरी सोल बसी है, वहाँ 5 खून से लाल झंडे गड़े हुए हैं। आह! युआन ली का छोड़ा हुआ 5 एलिमेंट्स ब्लड कर्स बैनर, वो मेरे साथ इस नई लाइफ तक आ गया है। कुछ देर तक ये 5 कर्स मेरी सोल को नोचते रहते हैं, फिर धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। थोड़ी देर बाद आखिरकार ब्लड कर्स बैनर का तूफान थम जाता है और मैं फिर से खड़ा हो पाता हूँ। ये तो पागलपन है। मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंड सी दौड़ जाती है। रिटर्न इनविंसिबल नहीं है। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। मेरी कॉन्शियसनेस और सोल हर रिटर्न के साथ कैरी होते हैं और उनसे जुड़ी हुई हर बंधन भी। क्या मैं अब तक बहुत ज्यादा लापरवाह था? अगर कोई हाई लेवल कल्टीवेटर मेरी कॉन्शियसनेस पर ब्रेन वॉश या कंट्रोल डाल दे तो वो बंधन हर बार मेरे साथ लौट आएगा। इसका मतलब, अगर मैं कभी किसी पावरफुल कल्टीवेटर के हाथ लग गया तो मैं हमेशा के लिए उसका गुलाम बन सकता हूँ। इस 5 एलिमेंट्स ब्लड कर्स बैनर का क्या करूं? अगर ये कर्स अब भी युआन ली से कनेक्टेड है तो शायद उसने हेवनली ट्रेडिंग डेजर्ट में महसूस भी कर लिया होगा। शायद कुछ दिन तक तो सेफ हूँ। वैसे भी युआन ली एक नेसेंट सोल कल्टीवेटर है जो हेवनली बीइंग कल्टीवेटर्स के असेंशन के बाद ही निकला है। अभी जब दुनिया में हेवनली बीइंग कल्टीवेटर्स भरे पड़े हैं, वो सामने आने की हिम्मत नहीं करेगा।
शायद मैं आने वाले हेवनली बीइंग कल्टीवेटर्स से ही पूछ लूं। अगर मैं सर चांगहो से कहूं तो उसके नेचर को देखते हुए वो कम से कम एक बार तो चेक करेगा ही। इस उम्मीद के साथ मैं पहले पीरे बम्बू की जड़ ढूंढता हूं और अपना कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन करता हूं। क्रीक, क्रैक। अपर, मिडिल और लोअर डांटियन परफेक्ट हार्मनी में आ जाते हैं। मेरा शरीर अब ज्यादा पावरफुल कॉन्शियसनेस को आराम से संभाल सकता है। अब तो हल्का सा हेडेक भी नहीं। मैं फिर से अपनी कॉन्शियसनेस और अपर डांटियन को देखता हूँ। लेकिन ये 5 एलिमेंट्स ब्लड कर्स बैनर, अगर युआन ली का मेंटल कंट्रोल ना होता तो ये अर्ली रिटर्न्स में काफ़ी यूज़फुल होता। ये कर्स मेरी कॉन्शियसनेस को दबाए रखता है, अपर डांटियन को फूलने नहीं देता। इस वजह से रिटर्न के शुरू में मुझे कॉन्शियसनेस अलग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ फॉर्मलेस स्वॉर्ड और 5 एलिमेंट्स ब्लड कर्स बैनर के साथ ही अपर डांटियन का पूरा ओवरलोड कंट्रोल हो जाता है। फिर तो चलो शुरू करें। सबसे पहले मैं अपने साथियों को उठाकर एक गुफा में ले जाता हूँ। फिर एक और स्ट्रॉन्ग स्लीपिंग स्पेल डालकर अपनी कॉन्शियसनेस ऑब्जर्व करता हूँ। मेरी कॉन्शियसनेस की गहराई में, मेरी सोल के अंदर, वही 5 खून से लाल झंडे अभी भी लगे हुए हैं। मैं डीमन सेंसेस से उन्हें चेक करता हूँ। पांचों झंडों से यिन और यांग एनर्जी बह रही है, जो एक दूसरे को मजबूत करके मेरी कॉन्शियसनेस को दबाए हुए हैं। लेकिन ये एनर्जी कहीं दूर कनेक्टेड नहीं लगती। इंटेंट भी वही है, किसी और का इंटेंट है, लेकिन धीरे धीरे बिखर रहा है। बाहरी कनेक्शन लगभग खत्म हो चुका है। अभी के लिए लगता है युआन ली का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। उसका बचा कुचा इंटेंट भी धीरे धीरे मिट रहा है और मेरी इंटेंट उसकी जगह लेने लगी है। शायद जब उसका इंटेंट पूरी तरह बिखर जाएगा तो ये कर्स भी पूरा मेरा हो जाएगा। स्पीड देखकर तो ऐसा ही लगता है, लेकिन मुझे इस रिस्ट्रेंट के इंटेंट से एक अजीब सी घबराहट होती है। ये मेरी इंटेंट है, पर मेरी बात नहीं मानता। वो अपने ही लॉजिक पर चलता है और मेरी कॉन्शियसनेस को दबाता रहता है। वोंग। जब मैं डुअल एनर्जी स्वॉर्ड कंट्रोल के साथ अपनी कॉन्शियसनेस हिलाने की कोशिश करता हूँ, 5 एलिमेंट्स ब्लड कर्स बैनर कांप उठता है और मेरी कॉन्शियसनेस पर प्रेशर डाल देता है। अगर मैं और ज्यादा हिलाया तो फिर से सोल के फटने जैसा दर्द आ जाएगा। कॉन्शियसनेस का बड़ा मूवमेंट अभी रिस्ट्रिक्ट हो चुका है। किस्मत से पिछली जिंदगी के आखिरी लम्हों में जब मैं युआन ली के सामने था, तब तो बॉडी हिलाना भी मुश्किल था। अब शायद उसका इंटेंट मिटने की वजह से जब तक कॉन्शियसनेस ज्यादा मूव ना हो, दर्द नहीं होता। मुझे कम से कम इस बंधन को हल्का करना ही होगा। मैं रिस्ट्रेंट के फ्लो को ऑब्जर्व करता हूँ और युआन ली के इंटेंट के पूरी तरह मिटने का इंतजार करता हूँ। जब उसके सारे निशान मिट जाते हैं, मैं ध्यान से रिस्ट्रेंट को चेक करता हूँ। ये तो मैं ब्लड कर्स बैनर को देखता हूँ और उसका बेसिक प्रिंसिपल समझ आने लगता है। ये एक ऐसा बंधन है जो इंसानी मन को 5 एलिमेंट्स की तरह समझता है। अगर मुझे 5 सरपासिंग पाथ्स टू कल्टिवेशन और 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल एनर्जी का गहरा ज्ञान न होता, तो मैं कभी इतनी जल्दी इसका बेस समझ ही नहीं पाता। इंटरेस्टिंग। हाँ, स्पिरिचुअल एनर्जी, कॉन्शियसनेस और सोल बिल्कुल सेम नहीं होते। इसलिए सिर्फ 5 एलिमेंट समझ लेने से मैं इसे तुरंत तोड़ नहीं सकता। लेकिन अगर मैं ये समझ जाऊं कि 5 एलिमेंट्स को इंसानी दिमाग से कैसे जोड़ा गया है, जब मैं 5 एलिमेंट्स ब्लड कर्स बैनर के सिंबल्स देख रहा होता हूं, रुको, ये निशान मुझे बहुत पहचाने हुए लगते हैं। तब मुझे इसका असली बेस समझ आता है। कर्स स्पेल, ऐसा स्पेल जो दूसरों के दर्द को मैक्सिमम करता है और उनकी ताकत को दबाता है। ये सिंबल्स बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे यिन सोल घोस्ट इनकैंटेशन के कर्स साइंस। हाँ, यही है, एक ऐसा स्पेल जो इंसानी दिमाग को 5 एलिमेंट्स बनाकर हर एलिमेंट का अलग अलग दर्द ढूंढता है। यही है 5 एलिमेंट्स ब्लड कर्स बैनर का असली राज। चलाक। जैसे ही मैं इसकी बुनियाद समझता हूँ, मुझे एहसास होता है कि मैं अपनी कॉन्शियसनेस से इस कर्स में इंटरफियर कर सकता हूँ।
इंसानी मन ही 5 एलिमेंट्स है। जैसे मैंने गैंगस्फियर समझते वक्त जाना था, मैं सिर्फ एक हिस्सा हूँ, और जैसे 5 एलिमेंट्स एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, वैसे ही मन भी कई हिस्सों से बना होता है। वूंग मेरी इंटेंट धीरे धीरे चलती है, 5 एलिमेंट्स ब्लड कर्स बैनर को हिलाने लगती है, मेरी सोल में गाढ़ा हुआ कर्स धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। बाहर निकाल। पार्ट मेरी कॉन्शियसनेस वापस आ रही है, पहले जितनी थी उतनी ही धीरे धीरे फिर से हो रही है। अब मैं उसे अपनी मर्जी से हिला सकता हूँ। जैसे कोई लंबे समय बाद बंद जगह से निकलकर स्ट्रेच करे, वैसे ही मेरी कॉन्शियसनेस को फिर से जीने का एहसास होता है। लेकिन क्लिक, जैसे ही मैं और ऊपर उठना चाहता हूँ, मेरी कॉन्शियसनेस फिर से 5 एलिमेंट्स ब्लड कर्स बैनर में अटक जाती है। अब सिर्फ 70% मूवमेंट ही पॉसिबल है। मैं आंखें खोलता हूँ। शायद अभी भी कुछ और करना पड़ेगा इस मेटल टाइप रिस्ट्रिक्शन को पूरी तरह तोड़ने के लिए। 70% से ज़्यादा कॉन्शियसनेस वापस मिल चुकी है, इसलिए अब लगभग कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता। बचा हुआ 30% भी अगर मैं दर्द बर्दाश्त कर लूँ तो चला सकता हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं। लेकिन चाहे मैं जितना भी ट्राई कर लूं, 5 एलिमेंट्स ब्लड कर्स बैनर को और बाहर धकेलने पर भी वो पूरी तरह गायब नहीं होता। कुछ तो मिसिंग है। डैम, उस ब्लडवुड ने मुझे एक बड़ी ही झंझट छोड़ दी। अब मैं मेंटल रिस्ट्रेंट पर रिसर्च रोक देता हूँ और सोचता हूँ कि बाकी सब सर चैंगहो और दूसरों पर छोड़ देता हूँ। अगर सर चैंगहो भी न कर पाए तो नेदर क्रॉसिंग शिप में बची हुई सॉन्गजिन की विल से पूछना पड़ेगा। आखिर वो एक हेवनली बीइंग कल्टिवेटर की रेमनेंट सोल है, उससे बहुत कुछ पता होगा। कोई ना कोई सल्यूशन ज़रूर निकलेगा। वूंग वूंग मैं अपनी कॉन्शियसनेस शांत करता हूँ और फिर से आंखें खोलता हूँ। सूरज ढल रहा है। मैं अपने सोए हुए साथियों को देखता हूँ और गहरी सोच में डूब जाता हूँ। फेट होती क्या है? फेट, जैसा शैटर्ड हेवन पीक पर यांगसू जिन के रेमनेंट शैडो ने कहा। फेट, जैसा किम यांग हुन ने महसूस किया। फेट, जैसा युआन ली ने सर्विंग कमांड सील पाने के बाद समझाया। मैड लॉग ने भी कहा था, फेट सच में एग्जिस्ट करती है, और लगता है कि कल्टिवेशन के शिखर पर पहुंचकर फेट को थोड़ा बहुत बदला भी जा सकता है। और वो एंडर, मुझे अपनी पिछली लाइफ याद आती है, जब मैंने यांग सूजिन का रेमनेंट देखा था। फेट को कंट्रोल करने वाली एंटिटी बनने के बाद भी आखिर उसका हाल ऐसा क्यों हुआ? क्या कोई है जो पूरे 3000 वर्ल्ड्स पर नज़र रखे हुए है और एंडर्स को ढूंढ रहा है? एंडर क्या है और ये दुनिया क्या है? मैं आसमान की तरफ देखता हूँ, जहाँ सूरज ढलकर तारों को जगह दे रहा है, और तब अचानक मुझे लगता है जैसे ये तारे ज़मीन को आँखों की तरह देख रहे हों। मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंड सी दौड़ जाती है। डैम, मैं ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। हर तारा अगर एक आँख हो, ये ख्याल ही इतना क्रीपी है कि दिल घबरा जाए। मैं सर झटकता हूँ। पिछली जिंदगी में बहुत कुछ झेल लिया। ची बिल्डिंग तक पहुंचना, बियॉन्ड द पाथ टू हेवन का एहसास करना, सेओरान के साथ सॉन्गजिन को पकड़ना, उसकी मौत का गवाह बनना, नेदर क्रॉसिंग शिप चलाना सीखना, सर्विंग कमांड पैलेस के राज जानना, किम यंग हुन का मरना सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने बियॉन्ड द पाथ टू हेवन के ऊपर का रास्ता देखा, सर्विंग कमांड पैलेस के अंदर कई 100 साल गुजारना, और फिर युआन ली जैसे नैसेंट सोल कल्टिवेटर के हाथ मर जाना। शायद इसी वजह से मेरा दिमाग अब थोड़ा अनस्टेबल हो गया है। मैं अपना धड़कता हुआ सर शांत करता हूँ और एक गहरी सांस लेता हूँ। फिर मेरी नज़र सोते हुए किम यंग हुन पर जाती है। मुझे पिछली जिंदगी का वो याद आता है। उसने कहा था, थोड़ा इंसान की तरह जियो। हाँ, शायद इस लाइफ में थोड़ा आराम करना गलत नहीं होगा। इंसान की तरह जीना। सर्विंग कमांड पैलेस, फेट, एंडर सब भूल जाओ और थोड़ा रेस्ट लो। खासकर पिछली जिंदगी के बाद, जब युआन ली ने मेरी सोल तक को टॉर्चर किया,
आराम की ज़रूरत और भी ज़्यादा महसूस होती है। इस लाइफ में पहले हेवनली बीइंग कल्टिवेटर्स से 5 एलिमेंट्स ब्लड कर्स बैनर के बारे में पूछूंगा, फिर धीरे धीरे अपना मेंटल हेल्थ ठीक करूंगा। ये सोचकर मैं रात की हवा के साथ अपनी इंटरनल एनर्जी घुमाता हूँ। वूंग वूंग। धीरे धीरे मेरे डांजियन में एक इनर कोर बन जाता है। मेरा पूरा शरीर ऐसे झंझना उठता है जैसे लंबी थकान के बाद एक सैटिस्फाइंग सा बर्प आया हो। और तब कुंग कुंग कुंग। थोड़ी देर बाद ही जंगल के बाहर से एक सफ़ेद सा बेहमथ आता हुआ दिखता है। मैं भौएं सिकोड़ लेता हूँ। मेरी शांति तोड़ने वाला मेहमान आ गया। कुंग कुंग कुंग। तू कौन सा डेमन बीस्ट है जो मेरी जंगल में घुसने की हिम्मत करता है? फॉरेस्ट के स्वामी, मैं उस कोर फॉर्मेशन डेमन फॉक्स को देखकर पहले शिष्टाचार से बात करता हूँ। मैं गलती से एक स्पेशल रिफ्ट में बह गया और यहाँ आ गिरा। आखिर ये क्रीचर पहले भी थोड़ा जेंटलमैन बना था, सिर्फ एक हाथ लेकर चला गया था। कृपया दया करें और मुझे कुछ दिन इस जंगल में रहने दें। मैं आखिर तक अपनी तमीज़ बनाए रखता हूँ। ओए जानवर, बकवास बंद कर। मेरी जंगल में रहना है तो अपने हाथ पैर चढ़ा। फॉरेस्ट के स्वामी, मैं भीख मांगता हूँ, मुझे रहने दें। तुझे शर्म नहीं आती? डीमन रेस का होते हुए दूसरे के इलाके में घुसकर रहम मांग रहा है। मैं अपनी गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूँ। आखिरी बार विनती करता हूँ, बस अपना डीमन कोर दे दे घुसपैठिए। क्वांग। लोमड़ी अपना आगे का पंजा उठाकर मुझे मारने आती है। वैम। क्या? मैं अपनी फॉर्मलेस स्वॉर्ड उठाकर उसके पंजे को रोक लेता हूँ। 3 बार मांग चुका हूँ, 3 बार काफी नहीं होता? सच कहूँ तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। अगर ये लोमड़ी इस बार भी अचानक जेंटलमैन बनकर पीछे हट जाती तो बात ही खराब हो जाती। लेकिन लगता है आज भी ज्यादा फर्क नहीं। आज तो डॉग ईटिंग डे है, गंदी लोमड़ी। मैं सीधा उसकी आंखों में देखता हूँ और चमकदार मुस्कान देता हूँ। मेरी फॉर्मलेस स्वॉर्ड की ऑरा महसूस करते ही लोमड़ी थोड़ा पीछे हट जाती है। शायद मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था। तो फिर फॉक्स हंटिंग शुरू करें? गुगुगुगु। मैं अपने साथियों को एक और गहरी नींद में डाल देता हूँ और लोमड़ी की तरफ कदम बढ़ाता हूँ। आज रात लंबी होने वाली है। #फॉक्स हंटिंग। स्वूश। हवा में एक पत्ता गिरता है और मैं पहला वार करता हूँ। सेवरिंग माउंटेन स्वॉर्ड्समैनशिप, ची माउंटेन हेवन स्काई। मेरी फॉर्मलेस स्वॉर्ड तुरंत बड़ी हो जाती है और लोमड़ी के सर पर टूट पड़ती है। एक पल के लिए हमारी आंखें मिलती हैं। लाल इंटेंट चारों तरफ से मुझे निशाना बनाता है। सफ़ेद पंजों का तूफान उस इंटेंट के साथ मेरी तरफ लपकता है। अगर सीधा हिट लगा तो मेरा शरीर, जो अब सिर्फ ची बिल्डिंग के लेवल पर है, चिथड़ों में बदल जाएगा। लेकिन हुश हुश हुश। फॉर्मलेस स्वॉर्ड पकड़कर मैं बेशकल रास्तों पर घूमता हूँ। माउंटेन लॉर्ड्स सोरिंग फ्लाइट। क्वैंग क्वैंग क्वैंग। मेरी तलवार लोमड़ी पर गिरती है और उसके हमले बिखर जाते हैं। धूल का बादल उठता है। उसके बीच से गर्म हवा का झोंका निकलता है और सब कुछ साफ हो जाता है। ये हरामी! तलवार के निशान झेली हुई लोमड़ी मुझे घूर कर देखती है, जबकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब मुझे हर ट्रेजेक्ट्री दिख रही हो तो बचने की वजह ही क्या है? मैं लोमड़ी के गुस्से का जवाब नहीं देता, सिर्फ अपनी फॉर्मलेस स्वॉर्ड को समेटकर सेवरिंग वेन्स सेबर मेथड का स्टैंस ले लेता हूँ। जहाँ कल्टिवेटर्स स्पेल से पूरा माहौल अपना बना लेते हैं, वहाँ मार्शल आर्टिस्ट माहौल को समझकर खुद को उसमें ढाल लेता है। आसपास के पेड़, गिरते हुए पत्ते, सोते हुए साथियों की सांसें, उनके दिल की धड़कन,
लोमड़ी के शरीर से आने वाली स्पिरिचुअल एनर्जी, ताकत, धड़कन, मसल के बीच की आवाजें और गहरा ध्यान। जमीन पर रेंगते कीड़े, मेरे और लोमड़ी के पहले टकराव पर गिरती हुई ओस की बूंदें, लोमड़ी की सतर्क सांस, मेरे अपने दिल की धड़कन। ये सब महसूस करके मैं सबसे सही रास्ता चुनता हूँ और अपनी फॉर्मलेस स्वॉर्ड को उसके हिसाब से ढाल लेता हूँ। सेवरिंग वेन्स सेवर मेथड, माउंटेन विंड। मेरी तलवार हवा का झोंका बन जाती है और सीधा लोमड़ी के दिल की तरफ भागती है, इतनी तेज कि रिएक्ट करना नामुमकिन। पिसियाट। मेरे और लोमड़ी के बीच गिरते पत्ते सब कट जाते हैं। तलवार लोमड़ी के सीने तक पहुंच जाती है। एक पल में लोमड़ी की कॉन्शियसनेस उसी के जैसे एक रूप में जम जाती है, सफेद रोशनी से घिरी हुई। कू ग्वांग ग्वांग ग्वांग। क्यों पेयर्स नहीं हुई? फॉर्मलेस स्वॉर्ड लोमड़ी को चीर नहीं पाई। कोर फॉर्मेशन डीमन फॉक्स की खाल वाकई बहुत मजबूत है, ऊपर से उसकी खास एबिलिटी और प्रोटेक्शन देती है। फिर भी मेरी तलवार की ताकत से वो संभल नहीं पाती। लोमड़ी पीछे उछलकर आसमान में जा गिरती है। बैंग! मैं हवा को लात मारकर उसके सामने उठ जाता हूं और अपनी फॉर्मलेस स्वॉर्ड उठा लेता हूं। आऊ! पिछले जन्म में किम योंग हुन से सीखी हुई एक मार्शल आर्ट टेक्निक यूज करके मैंने फॉर्मलेस स्वॉर्ड को सीधा अपने हाथ में फ्यूज कर लिया। उस हाल में मैं लोमड़ी के पीछे भागा और उसकी पूंछ पकड़ ली। फिर जो हाथ फॉर्मलेस स्वॉर्ड से जुड़ा हुआ था उससे जोर से घुमाया। कुवो! घर जितनी बड़ी लोमड़ी हवा में उछल गई। कुआंग! मैंने उसे दूर के पहाड़ों की तरफ फेंक दिया। वो 3 पहाड़ी चोटियों को चीरते हुए निकल गई और लोमड़ी चीख उठी। कीक! कुआंग! थंप! फिर एक बार मैंने खुद को फॉर्मलेस स्वॉर्ड के साथ फ्यूज करके उड़न भरी और लोमड़ी के जबड़े पर लात मारी। सिर्फ शॉकवेव से ही लोमड़ी की आंखें उलट गई और पीछे के पहाड़ पर जाल जैसे दरार पड़ गई। श्श! मैंने अपनी उंगली होठ पर रख दी। चुप रहो। केक! फॉरेस्ट के मास्टर के सामने इतनी बेइज्जती, तुम्हें शर्मिंदा नहीं हो? मैं बोला, लोमड़ी का सर पकड़ते हुए। लोमड़ी डर से कांप रही थी और मैंने फॉर्मलेस स्वॉर्ड की ताकत से उसका सर जमीन पर दे मारा। अब इस जंगल का मास्टर मैं हूं, मुंह बंद रखो और तमीज दिखाओ। कू कुआंग। कई बार मैंने उसका सर पकड़कर जमीन पर पटका। हर बार धरती कांप उठी और धूल के बादल उठ गए। फिर भी ये कोर फॉर्मेशन डीमन फॉक्स अभी तक जिंदा थी। उसकी जानदार ताकत वाकई लाजवाब थी। चलो, तुम्हारे पेट के अंदर जो भी है सब उगलवा देता हूं। मैंने उसकी गर्दन पकड़ी, उसे फिर से उठाया और फटे हुए पहाड़ से बनी घाटी में फेंक दिया। क्वांग! मैं पीछे से गया और फॉर्मलेस स्वॉर्ड से उसे घाटी के तल पर लगातार पीटने लगा। की! मैंने कहा था चुप रहो। क्वाक! फिर से उसकी गर्दन पकड़ी। अब बताओ। के बचा लो। देखते हैं फॉक्सऑब सच में होते हैं या नहीं। वूंग! फॉर्मलेस स्वॉर्ड को ऊपर उठाते हुए मैं रुक गया। लोमड़ी डर से चीख रही थी। ईक! तुम मुझे मार दोगे क्या? फुओश! उसकी पूंछ तेज रोशनी से जलने लगी, जैसे वो अपनी असली ताकत का इस्तेमाल करके कोई टेक्निक चला रही हो। पर मैं शांत रहा और फॉर्मलेस स्वॉर्ड को नीचे घुमाया। क्वांग! घाटी फिर से कांप उठी, लेकिन जब मैंने देखा, वहां सिर्फ सफेद लोमड़ी के बाल का एक टुकड़ा बचा था। वो अपनी बॉडी को आखिरी पल में बदल चुकी थी। अजीब टेक्निक थी, पर वो ज्यादा दूर नहीं भागी थी। दूर एक सफेद रोशनी उड़ती हुई दिख रही थी। मैं फॉर्मलेस स्वॉर्ड लेकर उसके पीछे भागा। और तेज। मैं स्पीड बढ़ाता गया। धीरे धीरे मैं उसके करीब पहुंच रहा था। लोमड़ी ने पीछे मुड़कर डरा हुआ चेहरा बनाकर चिल्लाया। हीक! मेरा पीछा छोड़ो, दूर हो जाओ, तुम दरिंदे! किसे मॉन्स्टर बोल रही हो? क्वांग! मैंने फॉर्मलेस स्वॉर्ड चलाई।
लोमड़ी मुश्किल से बच पाई। तुम इंसान खाने वाली लोमड़ी मॉन्स्टर हो। दूर जाओ, बस दूर जाओ। कू कू कू। जहां लोमड़ी बची थी वहां एक छोटी सी घाटी बन गई। वो दांत पीसकर और तेज भागी और मैं भी पीछे लगा रहा। पिछले जन्म का उल्टा हो गया था सब। पहले वो मेरा शिकार करती थी, आज मैं उसका शिकार कर रहा था। हम पहाड़ों नदियों को पार करते हुए असेंशन पाथ का चौथा हिस्सा पार कर गए। कई बार पकड़ी गई, पर हर बार अपनी जलती पूंछ वाली टेक्निक से बच निकलती रही। थोड़ी देर बाद उसकी पूंछ की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी। एक छोटी झील के ऊपर लोमड़ी आखिर रुक गई। हाँफ रही थी। मैं बिना एक्सप्रेशन के उसकी तरफ बढ़ा। रुको, प्लीज रुक जाओ, दया करो। वो गिड़गिड़ा रही थी। इस जीव ने कई जन्मों तक मेरा हाथ काटा था। मेरा हाथ दर्द कर उठा, सिर्फ एंडलेस माउंटेन्स बियॉन्ड माउंटेन्स के असर से नहीं, बल्कि पुरानी यादों के बोझ से भी। मुझे छोड़ दो। अगर मुझे जिंदा छोड़ दिया तो मैं तुम्हें इस जंगल का मास्टर मान लूंगी। वो घुटनों पर गिरकर भीख मांग रही थी। मैंने आगे बढ़कर उसके पेट पर लात मारी। केक! खून थूकती हुई वो नीचे गिर पड़ी। अब वो खून से लथपथ थी और मैं एक कपड़ा तक फटा नहीं। मैं इस लेवल पर पहुंच चुका था। मुझे छोड़ दो। मैं उससे ठंडी नजर से देखता रहा। हमेशा यही कहती थी, जंगल में रहना है तो एक हाथ देना पड़ेगा। तुम मेरे जंगल में रहना चाहती हो? अपना डीमन को उगल दो, फिर तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। वो दर्द से कराही, पर मैं चुपचाप देखता रहा। ये दया थी। थोड़ी देर तड़पने के बाद उसने आंखें बंद की और मुंह खोला। ख ख फुत। उसके मुंह से मुट्ठी जितना चमकता हुआ कोर निकला। यही उसकी असली ताकत थी, डीमन कोर। मैंने हवा में तैरते हुए डीमन कोर को पकड़ लिया। उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई। उसका शरीर छोटा होने लगा। कोर फॉर्मेशन डीमन फॉक्स की चेतना धीरे धीरे घटती हुई उसके सिर में सिमट गई। अब वो सिर्फ एक अजीब सी 3 पूंछ वाली आम लोमड़ी रह गई। वो मुझे घूरती रही, फिर डीमन कोर को लालच भरी नजरों से देखा। मैंने भौएं से कोड़ी। वो तुरंत कुत्ते के बच्चे की तरह डर कर भाग गई। 10 जन्मों तक जो लोमड़ी मेरा हाथ काटती रही थी, अब वो नहीं रही। बस एक छोटी सी डरी हुई लोमड़ी बच गई थी। मैं उसे भागते हुए देखता रहा। फिर डीमन कोर पकड़कर अपने साथियों के पास लौट आया। एक और किस्मत पर जीत हो गई थी। मैं हल्की सी मुस्कान के साथ हवा में तैरता हुआ उनकी तरफ बढ़ा। 10 जन्मों के बाद आज मुझे वो ताकत मिल गई थी जो जिंदगी की शुरुआत में ही उस लोमड़ी को हरा सके। आंखों में आंसू आ गए हंसते हंसते। शायद अब मैं अपने साथियों को असेंशन पाथ के बाहर ले जा सकता हूँ। अगर हम हेवनली बीइंग कल्टिवेटर्स से बिना दिखे निकल गए तो शायद हम सब एक साथ ये जिंदगी जी सकेंगे। मैं अपने शरीर को मलते हुए मुस्कुराया। 70% कॉन्शियसनेस के साथ भी एंडलेस माउंटेन्स बियॉन्ड माउंटेन से लोमड़ी को हरा दिया। अगर 5 एलिमेंट्स ब्लड कर्स बैनर का बंधन हट गया तो बिना इस टेक्निक के भी जीत सकता हूँ। बस अपनी कल्टिवेशन वापस लानी है। मैं सोच ही रहा था, तभी वुश! एक खुरदुरा बूढ़ा हाथ अचानक मेरा सिर पकड़ लेता है। जितनी बार देखता हूँ उतना लगता है कि ये इतना अजीब है कि मर जाऊं। आखिर ये है क्या चीज? एक कुबड़ा बुढ़ा जिसके आंखों में पागलपन भरा था, मेरे सिर को पकड़कर हंसी हंसी में घूर रहा था। ये रहा चैप्टर 93, लोटस 1। शडर। मैं बिल्कुल जम गया हूँ, कुछ भी करने के लायक नहीं। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, सच में मेरे पूरे शरीर की एनर्जी जम सी गई है। मेरी मर्जी के बिना ही मेरी ताकत खत्म हो रही है। देखने दो, देखने दो, देखने दो। कितनी साफ और ट्रांसपेरेंट चेतना है। और ये जो बाहर तक निकलती हुई हार्ट एसेंस है, बिल्कुल चमक रही है। इसी को घुमाते हुए तुमने उस कोर फॉर्मेशन डीमन बीस्ट को मारा था। और ये क्या है? मेंटल रिस्ट्रेंट। मैड लॉर्ड। ये पागल बुढ़ा
मेरे सर के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, जैसे मैं कोई अजीब सा एक्सपेरिमेंट हूँ। कितना अजीब है, ऐसा इंसान कैसे हो सकता है? तुम हो क्या चीज़? सच में इंसान हो या फिर इंसान के रूप में कोई खास डीमन बीस्ट? कोर फॉर्मेशन डीमन बीस्ट्स को अपनी कॉन्शियसनेस की वजह से मार सकता है, लेकिन खुद कोर फॉर्मेशन पर नहीं है, सिर्फ एक मामूली मॉर्टल जिसमें ज़रा सी भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं। फिर भी कॉन्शियसनेस बिल्डिंग की लेट स्टेज पर? वो मुझे हर एंगल से देख रहा है, जैसे मैं कोई अजीबो-गरीब प्राणी हूँ। साला ये आदमी इतनी जल्दी क्यों आ गया? मैं सोचता हूँ, अगर देखा जाए तो हेवनली बीइंग कल्टिवेटर्स और सी ड्रैगन किंग जैसे लोग अलग अलग दिशाओं से आए थे, पर मैड लॉर्ड हमेशा असेंशन गेट की तरफ से ही आता है। शायद बाकी सबसे पहले मैड लॉर्ड ही असेंशन गेट तक पहुंच गया था और मैनेजर किम की कॉन्शियसनेस जागने के बाद ही आया। तो क्या इसका मतलब ये है कि रिग्रेशन के शुरू से ही ये आदमी असेंशन गेट के पास ही घूम रहा था? हो सकता है लोमड़ी के साथ मेरी लड़ाई के हंगामे को देखकर ये मुझे ऑब्जर्व करने आ गया हो। तब अचानक, हाँ, मैड लॉर्ड की इंटेंट पढ़ते हुए मुझे उसकी हार्ट एसेंस की एक झलक मिलती है। उसके दिल की गहराई महसूस करते ही मैं चुपचाप एक मंत्र सा मुरमुरा देता हूँ। उसकी हार्ट एसेंस एक सूखा हुआ पेड़ है, अंधेरे में जड़ जमाए काला पड़ा हुआ, बिना एक भी रोशनी की किरण के। सिर्फ एक पतली सी गुलाबी सी जीवन ऊर्जा उस सूखे पेड़ को संभाले है, जैसे बस अभी गिरने ही वाला हो। हर बार जब वो पेड़ गिरने के करीब होता है, मैड लॉर्ड की आंखों में पागलपन और भड़क उठता है। उस सूखे पेड़ से निकलती हुई अंधेरी नमी और दर्द को महसूस करके मेरे भी माथे पर सिलवट पड़ जाती है। ब्लडवुड प्रैक्टिशनर से कम घिनौना सही, पर इसकी निराशा उससे कई गुना गहरी है। कितना सड़ा हुआ दिल है। जब मैं मैड लॉर्ड की हार्ट एसेंस देख रहा होता हूँ, अचानक मेरी नज़र उसकी आंखों से मिल जाती है। मैं चौंक जाता हूँ। लगता है उसे महसूस हो गया है कि मैं उसकी हार्ट एसेंस देख रहा हूँ। वो थोड़ा कांप जाता है। क्या तुमने मेरी हार्ट एसेंस देखी? हम दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। फिर अचानक मैड लॉर्ड जोर जोर से हंसने लगता है। तुम देख सकते हो, मुझे नहीं पता तुमने कैसे सीखा, पर तुम भी हार्ट एसेंस देख सकते हो, है ना? क्या? मैं सिर्फ हैरानी से मुंह खोलकर रह जाता हूँ। इसका मतलब क्या मैड लॉर्ड भी बियॉन्ड द पाथ टू हेवन तक पहुंच चुका है? पर मैंने उसे कई बार ऑब्जर्व किया है, उसने कभी मार्शल आर्ट्स का एक भी निशान नहीं दिखाया। मैंने खुद बियॉन्ड द पाथ टू हेवन तक पहुंचने के लिए सदियों तक मार्शल आर्ट्स की तपस्या की थी, और जो इतने सालों तक तलवार चलाता है वो कुछ चीज़ें पहचान लेता है। मेरी नज़र में मैड लॉर्ड न तो मार्शल आर्टिस्ट है और न ही उसने कभी मार्शल स्किल्स को तराशा। कमाल है, सच में कमाल है। इस दुनिया में मेरे जैसी नज़र रखने वाला एक और प्राणी भी है। मुझे लगा था मुझे और ऊपर के लोक में जाकर ऐसा कोई मिलेगा, पर यहीं मिल गया। मैं बहुत खुश हूँ। क्रैक, वो मेरा सर पकड़ लेता है। ये कोई तपस्या तकनीक नहीं, सिर्फ हेवनली बीइंग स्टेज की वो ताकत जो सीधा आसमान ज़मीन की एनर्जी को घुमा देती है। और फिर मैड लॉर्ड की कॉन्शियसनेस सीधा मेरी कॉन्शियसनेस में घुस जाती है। साला, मुझे तुम बहुत पसंद आए हो,
मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाकर तुम्हें एक और भी बेहतर प्राणी बनाऊंगा। तुम पर रिसर्च करके मैं उसके करीब एक और कदम बढ़ाऊंगा। मेरे पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये आदमी मुझे अपनी कठपुतली बनाना चाहता है। एक हेवनली बीइंग कल्टीवेटर की पागल कॉन्शियसनेस मेरी सोच को दबा रही है। मैं अपने शरीर का कंट्रोल खो रहा हूं। तभी वुश, मेरे ऊपर दांत्यान के अंदर मेरी रूह की गहराई में से एक लाल रोशनी उठती है। 5 एलिमेंट्स ब्लड कर्स बैनर रिएक्ट करता है। रंबल रंबल रंबल। 5 तत्वों का लाल प्रकाश मैडलॉर्ड की कॉन्शियसनेस को धक्का देकर बाहर निकाल देता है। ओह! जबरदस्त दर्द मेरे दिमाग को घेर लेता है, पर इसी दर्द की वजह से मेरी कॉन्शियसनेस साफ रहती है। 5 एलिमेंट्स ब्लड कर्स बैनर मेरी कॉन्शियसनेस को दबाता भी है और बचाता भी। मैडलॉर्ड भौहें से कोड़ता है और मुझे छोड़ देता है। ओह, ये स्पेल कहीं देखा हुआ लग रहा है। हाँ, वही कर्स जो हेवन ट्रेडिंग डेजर्ट के वो सांप जैसे आदमी ने यूज किया था, है ना? वो मेरी आंखों में देखकर पूछता है, तुम्हारा उस कोर फॉर्मेशन लड़के से क्या रिश्ता है जो हेवन ट्रेडिंग डेजर्ट से है? वो नहीं, रहने दो। वो मेरी बात सुने बिना ही हंसी के साथ फिर से मेरा सर पकड़ लेता है। क्रैक, फिर से उसकी कॉन्शियसनेस मेरी सोच में घुस जाती है। साथ ही 5 एलिमेंट्स ब्लड कर्स बैनर फिर से एक्टिवेट होता है। ओह, बेइंतहान दर्द मुझे घेर लेता है। तब मैडलॉर्ड कोई और तकनीक चला देता है। फ्लिकर फ्लिकर, नीली रोशनी वाले स्पेल सिंबल्स हवा में उभरते हैं और अचानक एसेंशन गेट से दूर किसी दिशा में उड़ जाते हैं। ये कर्स है? इन सोल घोस्ट इनकैंटेशन सीखने के बाद मैं तुरंत पहचान लेता हूँ। मैडलॉर्ड मेरे 5 एलिमेंट्स ब्लड कर्स बैनर से निकलने वाली एनर्जी का यूज करके उसके सोर्स का पता लगा रहा है और उसी दिशा में कर्स भेज देता है। लगता तो नहीं कि इसका कोर फॉर्मेशन लड़के से सीधा रिश्ता है। जड़ तो सेम है, पर रिएक्शन कम है। हाँ, समझ गया, शायद दोनों उसी सेक्ट से होंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने सोचा था। मैं तो सच में एक जीनियस हूँ, है ना मेरी जान? मैडलॉर्ड अपने आप से ही बोलता है, फिर खाली हवा में हाथ बढ़ाकर उसे प्यार से सहलाने लगता है, जैसे कोई अपनी महबूबा को छू रहा हो। मैं सोचता हूँ शायद कुछ होगा, लेकिन डीमन सेंसेस, इंटेंट के फ्लो या हार्ट एसेंस से मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता। लगता है ये सिर्फ मैडलॉर्ड के दिमाग का भ्रम है, एक काल्पनिक शख्स। साला, इस पागल बुढ़े के हाथ लग गया। क्या मैं सच में यहीं पकड़ लिया जाऊंगा? मैं दांत भींचता हूँ उस पागल को देखते हुए जो हवा में घूरते हुए अपनी ही दुनिया में खोया है। तब अचानक एक ख्याल मेरे दिमाग में आता है। सीनिया, मुझे एक बात बतानी है। जो कोर फॉर्मेशन का नौजवान आप कह रहे थे, ब्लडवुड प्रैक्टिशनर, वो असल में एक छुपा हुआ नेसेंट सोल कल्टीवेटर है। वो हेवनली बीइंग कल्टीवेटर्स के असेंड होने का इंतजार कर रहा है, फिर इस दुनिया को निगलने का इरादा रखता है। ऐसे खतरनाक आदमी को छोड़ देना क्या समझदारी है? तुम सीओ हुएल के इनिशिएटिव पर बने ट्रीटी की बात कर रहे हो? मैडलॉर्ड होश में आता है और मेरी तरफ देखता है। पर फिर भी क्या फर्क पड़ता है? उसकी हार्ट एसेंस कितनी भी गंदी हो, सीओ हुएल या कोई और उसका हिसाब कर ही लेगा। सीनिया, अगर आपके अपने लोग या आपके क्लैन के लोग ब्लडवुड प्रैक्टिशनर के हाथों बर्बाद हो जाएं, तो क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? क्लैन? मैंने अपना क्लैन खुद अपने हाथों से 100 साल पहले मिटा दिया था। मुझे क्यों परवाह होगी? क्या? मैं हक्का बक्का रह जाता हूँ। मैडलॉर्ड की आंखों में जब वो अपने क्लैन की बात करता है तो एक अजीब सा गुस्सा चमकता है, और इस बार इस गुस्से में पागलपन नहीं, सिर्फ साफ नंगी नफरत होती है। मेरे लिए सिर्फ एक ही शख्स मायने रखता था, वो।
और जिस क्लैन ने उसे मारा वो क्लैन इस धरती पर अब मौजूद ही नहीं, तो मुझे बाकी किसी की क्या परवाह। मैं मैड लॉर्ड की हार्ट एसेंस को फिर से देखता हूँ। उसके दिल का अंधेरा और गहरा हो जाता है, जैसे जिंदा होकर उबल रहा हो। पर फिर भी शुक्रिया, काफी वक्त बाद उन घिनौनी यादों के बारे में सोचा। टप टप वो अपना सिर थपथपाता है। उसकी आंखों का गुस्सा अब साफ है, लेकिन मैडनेस से खाली। वैसे अगर तुम्हारे पास वही स्पेल है जो उस कोर फॉर्मेशन लड़के के पास है, तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर मैं गहराई से जांच करूं तो मुझे उसमें भी तुम जैसा कुछ मिलेगा? मैड लॉर्ड थोड़ी देर अपनी ठोड़ी सहलाता है, फिर हवा में हाथ बढ़ाता है। फ्लिकर, नीली रोशनी चमकती है। वो कर्स जो उसने अभी भेजा था वापस बुलाया जा रहा है। फ्लैश, कर्स जगमगा उठता है। सबसे पहले मुझे उसकी रूह निकालकर स्टडी करनी चाहिए। अब सोचता हूँ तो उस कोर फॉर्मेशन लड़के की कॉन्शियसनेस काफी बड़ी थी। क्रीक, वो हवा को जोर से पकड़ लेता है। नीला कर्स खून में भीगा हुआ सा लाल होने लगता है। तभी मैडलॉर्ड आसमान की तरफ देखता है। रंबल रंबल, काले बादल जमा होने लगते हैं और बूंदें गिरने लगती हैं। उसकी नज़र डेप्यूटी मैनेजर ओ हेसू पर जाती है। ये क्या, हवा और बारिश बुलाना तो सी ड्रैगन ट्राइब की शक्ति होती है, फिर ये लड़की क्यों यूज कर रही है? और फ्लैश, बूम, नीली बिजली चमकती है और एक पल में नीले कपड़ों में एक खूबसूरत शांत चेहरे वाला जवान आदमी प्रकट होता है। उसकी मुस्कान नर्म है, लेकिन उसकी मौजूदगी भारी। ये कौन? अरे ये तो स्कॉर्पियन स्नेक किंग सियोहुएल नहीं? मैंने सुना था तू देर से आने वाला है, फिर इतनी जल्दी यहाँ दौड़ता चला आया? सियोहुएल हंसता हुआ बोलता है, मैड ओल्ड मैन, मैं देर से इसलिए निकला था क्योंकि मेरी जात में एक बच्चा है जिसे नीचे के लोक में ही रहना था। मैं उसे संभालने जा रहा था, पर बात करके लगा कि वो अपनी राह खुद बना सकता है। बकवास छोड़, सीधी बात कर। क्रैक, मैडलॉर्ड हवा पर अपनी पकड़ और कस लेता है। कर्स और ज्यादा लाल होने लगता है। सियोहुएल शांत सी मुस्कान के साथ बोलता है, मैड ओल्ड मैन, इन बच्चों को डराने की क्या जरूरत है? जिसे पकड़ रखा है उसे छोड़ दो और जिन्हें सता रहे हो उन पर से बोझ हल्का करो। वुश, सियोहुएल भी हवा में हाथ घुमाता है। लाल हो चुका कर्स धीरे धीरे फिर से नीला पड़ जाता है। क्या इस वक्त युआनली किसी हेवनली बीइंग कल्टीवेटर के हाथ में घुटा जा रहा है? चाहे असेंशन पाथ हेवन ट्रेडिंग डेजर्ट के ऊपर हो, फिर भी युआनली के ब्लैक कैसल तक 100 मील का फासला है, और ये दोनों एक पल में वहां पहुंचकर उसके लिए लड़ रहे हैं। यही है हेवनली बीइंग कल्टीवेटर की असली ताकत। अब रुक जाना ही बेहतर होगा। जो अनहोनी हो चुकी है उसने पहले ही उसे घायल कर दिया है। वूश, मैडलॉर्ड का कर्ज धीरे धीरे गायब होने लगता है। साफ है, इस बार सियोहुएल का पलड़ा भारी है। मैडलॉर्ड हंसी छोड़ता है और अपनी कमर से एक छोटा सा लकड़ी का बॉक्स निकालता है। बूम, बॉक्स बड़ा हो जाता है और मैडलॉर्ड के पास गिरता है। तो तुम्हें लगता है मेरी असली ताकत तुमसे कम है और तुम मुझे छेड़ सकते हो? ठीक है, फिर आओ, एक बार आजमा लेते हैं। सियोहुएल का चेहरा एक पल के लिए सख्त होता है, फिर नॉर्मल हो जाता है। मैड ओल्ड मैन, ऐसी बेकार की बातें असेंशन के बाद भी हो सकती हैं। असेंशन गेट कुछ ही दिन में खुलने वाला है। इस शुभ समय पर ऐसे कामों से दूर रहना बेहतर नहीं होगा? वो मुस्कुराता है और एक हाथ से डेप्यूटी मैनेजर ओ हेसू और मेरे कंधों पर हाथ रखता है। मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाता। ओह, मैं उल्टी कर देता हूँ। खाने को कुछ नहीं था, इसलिए सिर्फ पीली सी बाइल निकली, फिर भी घिनौनी लगती है। नहीं, ये सिर्फ घिन नहीं है, ये अंधेरा मेरी सोच से भी ज्यादा भयानक है। पागलपन है। कैसे हो सकता है किसी नॉर्मल प्राणी का हार्ट एसेंस इतना भयानक? मैडलॉर्ड का हार्ट एसेंस एक काला सूखा पेड़ है, पर सियोहुएल के दिल में एक बूंद भी उम्मीद नहीं। सब कुछ अंधेरा, उदास, घिनौना, गंदा। वो सिर्फ निर्दयी और निर्लज नहीं, उसका हार्ट एसेंस तो एक राक्षस जैसा है जो इंसान का मास्क पहने हुए है। ईविल। वो एंडलेस मैलिस का इम्बॉडीमेंट था। एक ऐसी गहरी अंधेरी ताकत जो युआन ली से भी कंपेयर नहीं की जा सकती। वही था सियोहुएल।
ओ माय मैड ओल्ड मैन, देखो ये बच्चे हेवनली बीइंग कल्टिवेटर्स की ऑरा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, बेचारे दर्द में हैं। सीओ हुएल बोला, मुझे उल्टी करते हुए देखकर झूठी दया दिखाते हुए। पर मैड लॉर्ड समझ गया था। वो हंसी दबाकर बोला, क्या मास्टरपीस है। तुम्हें लगता है ये हमारी ऑरा से उल्टी कर रहा है। शायद इसे इतनी गंदी चीज देखकर नौजिया हो रहा हो। मुझे भी हर बार तुम्हारा चेहरा देखकर उल्टी जैसा फील होता है। फिर ये नाजुक जूनियर्स का क्या हाल होगा? तो टूटा हुआ मॉन्स्टर। मैं समझ नहीं पाता तुम क्या कह रहे हो। खैर, अगर ये जूनियर तुम्हें पसंद आ गया है मैड ओल्ड मैन, तो क्यों ना इसे अपना डिसाइपल बना लो। और ये लड़की, ये मेरी ब्लड लाइन से रेजोनेट करती है। इसके पास एक अनोखी शक्ति है। मैं इसे सी ड्रैगन ट्राइब में ले जाना चाहता हूँ। तो सांप जैसा आदमी हमेशा बात बदल देता है। उस डेजर्ट के कोर फॉर्मेशन लड़के के साथ क्या साजिश रच रहा है तो गंदी मखलूक? क्रीक। मैड लॉर्ड धीरे से बॉक्स का ढक्कन खोलने लगा। जब और कोई हेवनली बीइंग कल्टीवेटर पास नहीं था और सामने सिर्फ सी ड्रैगन किंग खड़ा था, तब भी उसने बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं दिखाई। मैड लॉर्ड, क्या तुम सच में एसेंशन पाथ को गिरा देना चाहते हो? अगर एक एसेंशन पाथ मिटा देने से गंदगी साफ हो जाए तो बुरा सौदा नहीं है। एसेंशन गेट में दिक्कत हुई तो क्या हुआ? सर्विंग कमांड सील का आशीर्वाद तो है ही। क्रीक, क्लिक, और फिर मैड लॉर्ड का बॉक्स पूरी तरह खुल गया। अगले ही पल बहुत सी चीजें उस बॉक्स से बाहर निकल पड़ी। सी ड्रैगन किंग जल्दी जल्दी स्पेल्स कास्ट करता दिखा। तभी क्या? स्लॉश स्लॉश। मैं हैरान होकर इधर-उधर देखता हूँ। पानी, हर जगह पानी। पूरा एसेंशन पाथ अचानक पानी से भर गया। मैं और मेरे साथी सब घबरा गए। आंखें फैल गईं, सांस संभल नहीं पा रहे थे। रॉर! ये सिर्फ पानी नहीं था, इसमें तेज धाराएं भी थीं, और एक ही पल में हम सब इधर-उधर बिखर गए। ये क्या हो रहा है? मैड लॉर्ड ने बॉक्स खोला और सीओ हुएल ने भी कुछ कर दिया। मैं समझने की कोशिश ही कर रहा था कि सेलेस्टियल एनर्जी गूंज उठी और मैड लॉर्ड की आवाज पानी में हर जगह फैल गई। बिन पानी के जगह में इतना बड़ा वाटर टेक्निक, तुम सच में सी ड्रैगन किंग हो। एसेंशन पाथ को टूटने से बचाना चाहते हो क्या? मैंने अभी अपने हेवनली बीइंग पपेट्स का आधा भी रिलीज नहीं किया और सिर्फ उसकी 8 लिम्स निकली हैं। तुम्हें लगता है पूरी सी ड्रैगन ट्राइब मुझे और उसे रोक पाएगी? रंबल रंबल। मेरा दिमाग घूम रहा था। सेलेस्टियल एनर्जी खुद ही उबलने लगी, मैड लॉर्ड और सीओ हुएल की ताकत के सामने। क्या पूरा एसेंशन पाथ सीओ हुएल के स्पेल के नीचे आ गया है? एसेंशन पाथ जंगल के नाम से जाना जाता है, पर यह छोटा नहीं है। ये एक बहुत बड़ा इलाका है, यांगवो के कई शहरों जितना। मैं सीओ हुएल के स्पेल के स्केल से हैरान था, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था अभी भी वो पीछे पड़ रहा है। वहां देखो, वो कंधों तक बाहर आ चुकी है। अब तक पूरी सी ड्रैगन ट्राइब को आ जाना चाहिए था, नहीं? आसमान के परे कहीं दूर सीओ हुएल और मैड लॉर्ड एक भयानक युद्ध में लगे हुए थे। इसी बीच एसेंशन पाथ बिल्कुल तबाह हो चुका था, हर तरफ पानी। मुझे अपने साथियों को ढूंढना होगा। मैं फॉर्मलेस स्वॉर्ड को पानी में फैलाकर खुद को संभारता हूँ और उन्हें ढूंढना शुरू करता हूँ। मैंने किम योंग हुन को वहां देखा, जियोन मनयोंग हुन भी वहां दिखा। एक एक करके सब मिल गए। कांग मिन ही, ओ ह्योन सेक, किम योन और ओ हिए से। इनमें से डेप्यूटी मैनेजर ओ हिए से सबसे ज्यादा प्रभावित लग रही थीं। खून के आंसू बह रहे थे और वो सर पकड़कर कराह रही थीं। साला, क्या गंदी हालत है। जो पानी के नीचे सांस नहीं ले सकते थे, मैं उन सबको इकट्ठा करता हूँ।
उनके एक्यूपॉइंट्स दबाता हूँ ताकि वो थोड़ा और जिंदा रह सकें और अपनी इंटरनल एनर्जी से उनके फेफड़ों का पानी बाहर निकालता हूँ। हमें टिके रहना होगा। जब तक उन दरिंदों जैसी ताकत रखने वालों का ये युद्ध खत्म नहीं होता, हमें बस जिंदा रहना है। रंबल रंबल। ऊपर आसमान में घने काले बादलों के पीछे मुझे और भी भयानक औराज महसूस होती हैं। ये औरा और हेवनली बीइंग कल्टीवेटर्स भी एसेंशन पाथ की तरफ जमा होने लगते हैं। कुछ ही देर में वुश, सारा पानी एकदम से हट जाता है। काले बादल भी छट जाते हैं। क्रैकल क्रैकल। बादलों के बीच से सुनहरे कपड़ों में जिन भ्यक हो दिखाई देता है। सुनहरी बिजली बरसाकर बादलों को सूरज की तरह जला देता है। इसके तुरंत बाद और जाने पहचाने चेहरे सामने आते हैं। मैड लॉर्ड के इर्द गिर्द, जिसने अब अपना बॉक्स बंद कर लिया है, खड़े हैं सी ड्रैगन किंग सीओ हुएल, गोल्डन डिवाइन हेवनली थंडर सेक्ट के मास्टर जिन भ्यक हो, ब्लैक बोन वैली के ग्रैंड एल्डर वाइट बोन घोस्ट डेविल हे घ्वाक, हेवन क्रिएशन सेक्ट के फाउंडर और चोंगमुन क्लैन के पूर्वज सर चांग हो। इसके अलावा सफ़ेद कपड़ों में एक मोटी औरत, भूरे कपड़ों में सूखा सा गुस्सा भरा आदमी, हरे कपड़ों में शेर जैसे बालों वाला एक भयानक मर्द और काले कपड़ों में लंबी नाखून वाली एक पतली सी औरत। गोल्डन डिवाइन हेवनली थंडर सेक्ट, ब्लैक बोन वैली, हेवन क्रिएशन सेक्ट, सी ड्रैगन ट्राइब, माइटी टाइगर ट्राइब, होली पंग ट्राइब, राइटियस पाथ अलायंस और डेविल पाथ अलायंस के मास्टर्स सब इस बूढ़े के इर्द गिर्द इकट्ठा। क्या इज्जत मिली है मुझे। मैड लॉर्ड हंसी के साथ इधर उधर देखता है। हेवनली बीइंग कल्टीवेटर्स एक एक करके बोलने लगते हैं। हद पार मत करो मैड लॉर्ड, अगर एसेंशन पाथ गिर गया तो एसेंशन गेट का क्या होगा, तुम्हें कोई अंदाजा है? तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? अगर सी ड्रैगन किंग ना होता तो एसेंशन पाथ और एसेंशन गेट दोनों तबाह हो जाते। तुम पागल बुढ़े, हम तुम्हें छोड़ रहे थे इस शुभ समय पर और तुम यहीं उस चीज को ले आए। पर इतने सारे हेवनली बीइंग्स के सामने भी मैड लॉर्ड सिर्फ मुस्कुराता है और फिर से बॉक्स पर हाथ रख देता है। ये देखते ही सब काले पड़ जाते हैं। अगर तुम सब मिल जाओ तो मैं नहीं टिक पाऊंगा, ये सच है, पर मैं किसी भी वक्त उसके साथ खुद को उड़ा देने को तैयार हूँ। तुम में से कौन इतनी हिम्मत रखता है? बुढ़ापे का दिमाग सटक गया है इस बुढ़े का। काफी देर तक तनाव बना रहता है। फिर सी ड्रैगन किंग मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता है और बीच बचाव करता है। बस करो सब, इस शुभ समय पर ये सब करके क्या मिलेगा? मैड ओल्ड मैन, तुम अपनी प्रेमिका के लिए हायर रेल्म्स में असेंड नहीं करना चाहते? सीओ हुएल सब हेवनली बीइंग्स के बीच घूमकर बात करता है। थोड़ी देर बाद लगता है सब किसी तरह मान जाते हैं और मैड लॉर्ड के साथ एक नॉन अग्रेशन पैक्ट बन जाता है। तभी जिन भ्यक हो नीचे देखता है और उसकी नज़र सीधी जॉन मनयोंग हुन से टकराती है। रुको, ये तो जिन ब्यक हो, वाइट बोन गोस्ट डेविल और सर चांग हो नीचे देखते हैं और बिल्कुल पहले जैसी ही हरकतें दोहराते हैं। इस बार लेकिन सिर्फ सीओ हुएल और मैड लॉर्ड ही नहीं, राइटियस पाथ अलायंस और डेविल पाथ अलायंस के लीडर्स, माइटी टाइगर ट्राइब और होली पेंग ट्राइब के राजा भी मौजूद होते हैं। और वो सब भी मेरे साथियों के टैलेंट को पहचान लेते हैं और उनमें इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं। हाँ, क्या ये वही हेवनली गोल्डन थंडर बॉडी है जो गोल्डन डिवाइन हेवनली थंडर सेक्ट की लेजेंड्स में आता है, जो कभी गोल्डन थंडर बेरर यांग सुजिन के पास था? मुझे भी थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। गोस्टली इन ट्रांसफॉर्मेशन इमॉर्टल रूट, अगर ब्लैक बोन वैली ना भी आए तो मैं इसे अपना डिसाइपल बनाकर अच्छे से सिखा सकता हूँ। राइटियस और डिमोनिक पाथ अलायंसेस के लीडर्स जॉन म्यंग हुन और कांग मिन ही को लालची नज़रों से देखते हैं, जबकि होली पेंग और माइटी टाइगर ट्राइब के लीडर्स ओ ह्यून सॉक पर जैसे टूट पड़ने को तैयार लगते हैं।
यूनिक होली बॉडी के साथ पैदा हुआ इंसान। हाँ, वाकई काबिले ध्यान है। अगर माइटी टाइगर ट्राइब का ट्रू ओरिजिन ब्लड दे दिया जाए तो हम इसे अपनों में शामिल कर सकते हैं। तभी जिन ब्यकहो गरजता है और जॉन म्यंग हुन को पकड़ लेता है। तुम लोग मेरे सेक्ट के होने वाले डिसाइपल को छीनने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता है ना कि इसकी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन मेरे सेक्ट के फाउंडर जैसी है। क्या तुम मेरी सेक्ट से दुश्मनी मोल लेना चाहते हो? हाँ, हमारा मतलब वो नहीं था सेक्ट मास्टर जिन। बस चलो, असेंशन गेट के सामने चुपचाप इंतजार करो जब तक गेट खुलता नहीं। व्हाइट बोन गोस्ट डेविल भी अजीब सी मुस्कुराहट के साथ डिमोनिक पाथ अलायंस के लीडर को देखता है, जो कांग मिन ही पर नजर जमाए हुए था। ये बच्ची हमारी वैली में ही जाने के लिए पैदा हुई है। क्या हर टैलेंटेड इंसान ब्लैकबोन वैली ही जाना पड़ेगा? नेदर क्रॉसिंग शिप का मजा चखना चाहते हो? तुम ब्लैकबोन वाले सच में कुत्ते जैसे हो। ठीक है, जो करना है करो। राइटियस और डिमोनिक पाथ अलायंसेस के लीडर्स जिन ब्यकहो और व्हाइट बोन गोस्ट डेविल के सामने कुछ कह ही नहीं पाते और पीछे हट जाते हैं। माइटी टाइगर किंग और होली पेंग किंग चीफ ओ को देखकर ललचाते हैं, पर जैसे ही सर चांग हो गला साफ करता है, दोनों नज़र हटा लेते हैं और ज़बरदस्ती मुस्कुराने लगते हैं। हे, चोंगमुन एंसेस्टर को नाराज़ करना ठीक नहीं। हाँ, अगर सर चांग हो खुद संभालेगा तो ये लड़का ज़रूर कुछ बड़ा करेगा। पर होली पेंग किंग और माइटी टाइगर किंग फिर से डेप्यूटी मैनेजर ओ हे स्यो की तरफ देखते हैं। वो 7 सुलासों से खून बहा रही थी और लगता था जैसे सिर्फ तूफान ही नहीं, कोई और अजीब सा फिनोमिनन भी उसी की वजह से हुआ हो। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि असल में क्या हो रहा है, पर दोनों की आंखों में लालच साफ दिखता है। आखिरकार ये औरत सीधे डीमन बीस्ट की ताकत का इस्तेमाल कर रही लगती है। ये हमारे डीमन रेस के लिए एक बहुत ही रेयर ट्रेट हो सकता है। वो डेप्यूटी मैनेजर ओ हे स्यो की तरफ बढ़ते हैं, पर स्यो हुएल हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बीच में आ जाता है। वो कुछ कहता है, दोनों कुछ पल सुनते हैं, सिर हिलाते हैं और पीछे हट जाते हैं। अगर सी ड्रैगन किंग ऐसा कह रहा है तो हाँ, उसकी क्षमता के साथ वो इस औरत के डीमन बीस्ट ट्रेट्स को बेहतर तरीके से निखार सकता है। आखिरकार सब कुछ किस्मत के मुताबिक ही होता है। मेरे सारे साथी अपने अपने निर्धारित हेवनली बीइंग कल्टीवेटर्स के साथ चले जाते हैं। मैनेजर इस बार सफ़ेद कपड़ों वाली औरत के साथ चली जाती है, लेकिन मैड लॉर्ड बार बार उस मोटी औरत और मैनेजर किम येन को देखता रहता है। मुझे अजीब सा एहसास होता है कि राइटियस पाथ अलायंस की वो लीडर ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगी। मैड लॉर्ड मेरी तरफ जीप फेरता है, पर इस बार इतने सारे हेवनली बीइंग्स के बीच वो चुपचाप असेंशन गेट की तरफ उड़ जाता है। वुश! एक आंधी सी गुजरती है। फिर भी कुछ तो बदला है। इस बार किसी ने किम यंग हुन और मुझे स्पेशल रिफ्ट में नहीं भेजा, और फॉक्स का डीमन कोर अभी भी मेरे हाथ में है। जब डेविल पाथ अलायंस का एक हेवनली बीइंग कल्टीवेटर मेरा डीमन कोर छीनने आया तो सर चांगहो ने उसे डांट दिया, जूनियर से लूट मत करो। और इस तरह डीमन कोर मेरे पास ही रह गया। किम यंग हुन और मैं असेंशन पाथ में छोड़ दिए गए और फॉक्स का डीमन कोर भी मेरे पास ही रहा। बाकी सब कुछ बिल्कुल किस्मत के मुताबिक ही हुआ। मैं घबराए हुए किम यंग हुन को शांत करता हूँ, फिर अपने हाथ में डीमन कोर को देखता हूँ। उसके अंदर बेहद ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी भरी हुई थी। ये एक कोर फॉर्मेशन डीमन से बना था। अगर मैं इसकी एनर्जी अब्जॉर्ब कर लूँ तो मुझे लाजवाब शक्ति मिल सकती है। मैं आंखें बंद करता हूँ, पैर मोड़कर बैठ जाता हूँ, डीमन कोर को पकड़कर उसकी एनर्जी खींचना शुरू करता हूँ। असेंशन पाथ में आधा साल बीत जाता है। रंबल, क्रैक, क्रैकल। मैं आसमान में अपनी फॉर्मलेस स्वॉर्ड से बिखरे हुए काले बादलों को देखता हूँ। सेलेस्टियल एनर्जी बदल जाती है और मुझे 300 साल की जिंदगी मिल जाती है। मैं सफल हो जाता हूँ। मिड कोर फॉर्मेशन फॉक्स के डीमन कोर को पूरी तरह से अब्जॉर्ब कर लेता हूँ। ची बिल्डिंग के फर्स्ट कॉन्स्टलेशन तक वापस आ जाता हूँ और एक नया सितारा पैदा करता हूँ, हॉर्न स्पिरिचुअल स्टार। ये रहा चैप्टर 94, लोटस 2।
रंबल। मैं आसमान में छाए काले बादलों को देखता हूँ जो धीरे धीरे बिखर रहे हैं। अगर मेरी उम्र अभी खत्म नहीं हुई तो फिर ये काले बादल क्यों आ रहे हैं? क्या इसका मतलब है कि मुझे फिर से नई लाइफ स्पैन मिलने वाली है? मैंने कभी नहीं सुना कि कोई आम कल्टीवेटर जब ची बिल्डिंग स्टेज तक पहुंचता है तब ऐसा कुछ होता हो। या ये भी हेवनली रिजेक्शन से जुड़ा हुआ है। लगता है जैसे आसमान खुद मेरी नई लाइफ स्पैन को रोकने की कोशिश कर रहा हो, पर मैं बस अपनी फॉर्मलेस स्वॉर्ड समेट लेता हूँ और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता हूँ, जितनी बार चाहो मुझे रोक लो। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं हर बिजली काट दूंगा, हर बादल छांट दूंगा और ज़रूरत पड़ी तो आसमान भी तोड़ दूंगा। रंबल। जैसे ही प्योर स्पिरिचुअल फोर्स मेरी बॉडी में बहना शुरू करती है, मैं खड़ा हो जाता हूँ। क्या ये ची बिल्डिंग स्टेज का कल्टीवेटर होता है? मेरे पास खड़े किम योंग हुन ने क्यूरियोसिटी से पूछा। हमें असेंशन पाथ पर आए अब आधा साल हो चुका था। मेरी गाइडेंस के नीचे किम योंग हुन अब 3 फ्लावर्स गैदर एट द समिट के रेल्म में पूरी तरह मैच्योर हो चुका था, एक पीक मास्टर बन चुका था। अगर वो और 2-3 साल मेरी गाइडेंस फॉलो करे तो वो ज़रूर 5 एनर्जीज कन्वर्जिंग टू द ओरिजिन के रेल्म तक पहुंच जाएगा। हाँ, मैं कहता हूँ, अब मैं लगभग और 350 साल तक जिंदा रह सकता हूँ। अमेजिंग! वो मुझे देखकर हैरानी से बोलता है, बाकी सारे कॉलीग्स की तरह तुम भी एकदम एक्स्ट्रॉर्डनरी टैलेंट वाले लगते हो। अगर मुझे गलती से उस डीमन फॉक्स का डीमन कोर ना मिला होता तो मुझे ची बिल्डिंग तक पहुंचने में शायद दशकों साल लग जाते। मैं अपने हाथ में वो डिम हो चुका एनर्जी ड्रेन्ड कॉ फॉर्मेशन फॉक्स का डीमन कोर उठाता हूँ। वो डीमन कोर मिड कॉ फॉर्मेशन स्टेज का था, लेकिन मैं सिर्फ ची बिल्डिंग मिड स्टेज की समझ रखता था, इसलिए मैं उसकी सारी एनर्जी अब्जॉर्ब नहीं कर पाया। आखिरकार अब्जॉर्प्शन रेट कम ही रहना था। मुझे पहले उसकी केओटिक डिमोनिक एनर्जी को रिफाइन करना पड़ा और सिर्फ प्योर हिस्सा ही ले पाया। फिर भी उस फॉक्स के डीमन कोर की वजह से मैंने 5 सरपासिंग पाथ्स टू कल्टीवेशन में बड़ा ब्रेक थ्रू किया और ची बिल्डिंग स्टेज तक पहुंच गया। अब आगे से मैं स्मूथली ची बिल्डिंग के सेकंड कॉन्स्टलेशन तक जा सकता हूँ, थैंक्स टू वो इनसाइट्स जो मुझे पिछली जिंदगी में 1000 ल्यूस्ट्रस फॉरेस्ट सी और इन सोल घोस्ट इनकैंटेशन से मिले थे। ची बिल्डिंग के थर्ड कॉन्स्टलेशन के लिए इस जन्म के 7 स्टार्स रिचुअल में मैंने वाइट टाइगर कॉन्स्टलेशन चुना था और वाइट टाइगर का ब्लेसिंग भी पाया था। इसका मतलब मेरी ग्रोथ अब और भी फास्ट होने वाली है। इस जिंदगी में चाहे जो भी हो, मैं ची बिल्डिंग के 4th कॉन्स्टलेशन तक ज़रूर पहुंचूंगा और अगर सब कुछ सही रहा तो शायद मैं ग्रैंड परफेक्शन ऑफ ची बिल्डिंग तक भी एम कर सकता हूँ। पर उससे पहले कुछ काम अभी बाकी है। तो फिर किम ह्यूंग, क्या हम असेंशन पाथ छोड़ दें? ओह, मतलब हम फाइनली जा रहे हैं। वाह, मुझे तो लोगों को फिर से देखने का इंतज़ार ही नहीं हो रहा। मेरी बात सुनते ही किम योंग हुन खुशी से हंस पड़ता है। हम असेंशन पाथ छोड़ देते हैं और सीधे हेवन ट्रेडिंग डेजर्ट में उतरते हैं। मेरे स्पेल्स की मदद से हम डेजर्ट को क्रॉस करते हुए तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ते हैं। किम योंग हुन इस रेगिस्तान के विशाल नज़ारों को देखकर हैरान रह जाता है और मैं ची बिल्डिंग तक पहुंच चुका हूँ, प्योर स्पिरिचुअल फोर्स से भरा हुआ, सीधा ब्योक्रा की तरफ बढ़ता हूँ। शायद युआनली के उस कासल को देखना बुरा आइडिया नहीं होगा, सोचता हूँ। इस वक्त जब हेवनली बीइंग्स को असेंडेड हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ, वो शायद अभी भी कॉ फॉर्मेशन स्टेज पर ही होगा। अगर वो अभी भी कॉ फॉर्मेशन पर है तो शायद मैं ची बिल्डिंग और प्योर स्पिरिचुअल फोर्स के साथ कुछ कर सकता हूँ। पर थोड़ा सोचकर मैं अपना सिर जोर से दबाता हूँ। मुझे अपने अपर डेंटियन के कोर में 5 एलिमेंट्स ब्लड कर्स बैनर का एहसास होता है। ये कर्स स्पेल तो असल में युआनली का ही है। अगर मैं अभी उसके पास गया तो कुछ भी हो सकता है। इससे पहले मुझे 5 एलिमेंट्स ब्लड कर्स बैनर का सल्यूशन ढूंढना होगा
और इसके लिए सबसे बेहतर रास्ता ये है, मैं अपनी नज़र साउथ की तरफ करता हूँ, ब्लैक विंड सी की दिशा में। हेवनली बीइंग का रेमनेंट सोल, इसके बारे में ब्लैक घोस्ट वैली के सॉन्ग जिनसे पूछना सबसे सही रहेगा। ये सोचकर मैं किम योंग हुन के साथ ब्योक्रा की तरफ बढ़ जाता हूँ। खफ साला इन युंग, हम पहुंचे या नहीं अभी? बस थोड़ा और, ऑलमोस्ट आ गए। मैं भौएं से कोड़ लेता हूँ। रास्ते में हम एक भयानक सैंडस्टॉर्म में फंस गए थे और उसके अंदर ही कई दिन बिताने पड़े थे। सैंडस्टॉर्म तो ख़त्म हो गया, पर उस दौरान हमने इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर खर्च कर दी कि मैं रेगुलर इंटरवल्स पर पानी भी क्रिएट नहीं कर पाया। 2 दिन हो गए थे, ना पानी ना खाना। कपड़े फट चुके थे और खाने पीने को कुछ भी नहीं बचा। डैम इट। पर अब हम ब्योक्रा के काफ़ी पास है। बस थोड़ी देर में चेनसेक सिटी दिख ही जाएगी। कितनी देर तक हम सैंडस्टॉर्म के बाद भी स्पेल्स के सहारे आगे बढ़ते रहे, आखिर दूर से चेनसेक सिटी दिख ही जाती है। किन्ह्युंग, वो रहा शहर। ओह, जल्दी चलो, मुझे बस पानी चाहिए। हेवन ट्रेडिंग डेजर्ट को पार करना हमेशा मुश्किल होता है, चाहे मैं कितनी बार भी कर चुका हूँ। कभी कभी ठीक होता है, पर जब सैंडस्टॉर्म आ जाए तो आदमी बिल्कुल थक कर ही पहुँचता है, जैसे अभी। स्वश। हम चेनसेक सिटी के गेट के पास रुकते हैं। गार्ड्स तुरंत पास आते हैं। रुको, कौन हो तुम लोग? मैं बिना कोई हंगामा किए हाथ के ऊपर कुछ स्पेल्स बना देता हूँ। एक कल्टिवेटर? चेनसेक सिटी मैजिक आर्टिफैक्ट्स के लिए फेमस है, इसलिए यहाँ के लोग कल्टिवेटर्स को पहचानने की आदत में होते हैं। मैं एक डेजर्ट ट्राइब का कल्टिवेटर हूँ, रेगिस्तान पार करके आया हूँ। हमें अंदर जाने दो। किस ट्राइब से हो? जुरिब ट्राइब से। सबसे बड़ी ट्राइब। समझा, ये लो तुम्हारा पास। ये एक ट्रिक है जो मैंने कई जिंदगियों में सीख ली है। चेनसेक सिटी में आना जाना आसान बन जाता है। सच ये है कि जुरिब ट्राइब में मेरे जैसे कल्टिवेटर्स होते ही नहीं, पर जब तक वो वेरीफाई करते तब तक मैं यहाँ से जा चुका होता हूँ। लोग, आखिरकार लोग। किम योंग हुन जो आधे साल बाद लोग देख रहा था, हर किसी को बड़े इंटरेस्ट से देख रहा था, चाहे उसे ब्योक्रा की लैंग्वेज समझ ना आती हो। वो सिर्फ लोग ही नहीं, उनकी इमोशंस के रंग भी देख रहा था, जो उसे 3 फ्लावर्स गैदर एट द समिट के रेल्म में दिखाई देते हैं। ज़्यादा देर नहीं लगेगी जब वो 5 एनर्जीज कन्वर्जिंग टू द ओरिजिन तक पहुंच जाएगा। पर ये, मैं चेनसेक सिटी की गर्म हवा सांस में भरता हूँ और इधर उधर देखता हूँ। पानी कहाँ मिलेगा? लगभग 200 साल हो गए थे मुझे यहाँ आए हुए, इसलिए थोड़ा भूल गया था कि कुआं कहाँ है। मैं परेशान सा इधर उधर देख ही रहा था कि तब सफ़ेद कपड़ों में एक औरत पास आती है। क्या आप लोग पानी ढूंढ रहे हैं? मैं और किम योंग हुन दोनों ज़ोर से सिर हिलाते हैं। मेरे साथ आइए, मेरी दुकान पर मैं आपको पानी पिला देती हूँ। धन्यवाद मिस। हम उसके पीछे चल देते हैं। उसकी दुकान चेनसेक सिटी के एक छोटे से गली में थी, एक मैजिक आर्टिफैक्ट स्टोर जिसका नाम था वाइट मैजिकल लोटस। स्वश। शु दुकान के कोने में रखे वुडन बैरल से पानी का एक बाल्टी भरती है और मेरी तरफ बढ़ा देती है। ये पियो, मैं तुम्हारे साथी के लिए दूसरी बाल्टी ले आती हूँ। लेकिन उसकी दूसरी बाल्टी लाने से पहले ही किम योंग हुन टेलीकिनेसिस से पानी अपनी तरफ खींच लेता है और प्यास से तड़पते हुए पीने लगता है। माफ़ कीजिएगा, मेरा साथी बहुत ज़्यादा प्यासा है। कोई बात नहीं, रेगिस्तान से आने वालों का ऐसा होना नॉर्मल है। अब फिर हम शुक्रिया के साथ पानी लेते हैं। धन्यवाद। मैं उसकी दी हुई बाल्टी उठाता हूँ और पानी पीता हूँ। आखिरकार जिंदा होने का एहसास हो रहा है। जो पानी मैं अपने ही स्पिरिचुअल पार से बनाता हूँ, वो सिर्फ प्यास बुझाता है, पर दिल को सुकून नहीं देता। जैसे मैं अपने ही शरीर का कुछ वापस पी रहा हूँ। लेकिन बाहर का असली पानी, वो वाकई जान डाल देता है। सच में बहुत शुक्रिया मिस, 2 दिन से पानी नहीं मिला था। कोई बात नहीं, चेनसेक सिटी में थोड़ा आगे एक कुआं भी है,
पर तुम्हारी ऑरा देख के लगता है तुम कल्टीवेटर हो, है ना? तब जाकर मुझे एहसास होता है कि वो खुद भी कल्टीवेटर है। उसकी स्पिरिचुअल पावर के फ्लक्चुएशन से लगता है वो ची रिफाइनिंग 11th स्टार के आसपास है। अचानक मुझे याद आता है मैंने इसे पहले भी देखा है। आप तो बहुत पहले, जब मैं पहली बार हेवन ट्रेडिंग डेजर्ट से अकेला भागकर सनसेट सिटी आया था, तब भी इसी कल्टीवेटर ने मुझे पानी दिया था। क्या तुम मुझे पहचानते हो? उसकी आंखों में हल्की सी सतर्कता आ जाती है। गलत समझ रही है शायद। प्लीज़ गलत मत समझना मिस, मुझे बस याद है कि काफ़ी साल पहले आपने मुझे यहीं पानी पिलाया था। ओह, ऐसा है। उसका टेंशन कम हो जाता है। गोंगम्यो क्लैन, ब्योक क्लैन और छोंगमुन क्लैन के लोग अक्सर मुझे परेशान करते रहते हैं, इसलिए मैं थोड़ी सतर्क हो गई थी। अच्छा लगा जान के कि तुम वही हो जिनकी मैंने मदद की थी। लगता है आपने काफ़ी लोगों की मदद की होगी। क्या रेगिस्तान में भटकते हुए लोगों की मदद करना हमारा फर्ज नहीं? आपका दिल बहुत साफ है। बात करते हुए मैं दुकान के अंदर देखता हूँ। ये सब मैजिक आर्टिफैक्ट्स हैं। सच कहूँ तो फॉर्मलेस स्वॉर्ड होने के बाद मैंने कभी ऐसे आर्टिफैक्ट्स के बारे में ज़्यादा सोचा ही नहीं, पर अब देखता हूँ तो यहाँ काफ़ी ऐसे आर्टिफैक्ट्स हैं जो काफ़ी काम के लगते हैं। इनसे निकलने वाली स्पिरिचुअल पावर बहुत स्टेबल है। डीमन सेंसेस से भी महसूस होता है कि इनमें एनर्जी का फ्लो बिल्कुल नेचुरल है। ये आर्टिफैक्ट्स किसने बनाए? सच में छोंसेक सिटी का नाम यूं ही फेमस नहीं है। मुझ जैसे अनाड़ी को भी इनकी क्वालिटी दिख रही है। आहा, उसकी बात सुनकर उसके होठों के कोने हल्की सी मुस्कान में उठ जाते हैं। क्या ये खुद बनाती हैं? तब मैं उससे निकलती हुई गोल्डन इंटेंट को नोटिस करता हूँ। वो हल्की सी हंसी दबाते हुए कहती है, तुम्हारे कपड़े काफ़ी फटे हुए लग रहे हैं। क्या तुम मेरे पास से कुछ अनयूज्ड कपड़े लेना चाहोगे? अगर ऐसा हो सके तो मैं बहुत आभारी रहूँगा। झिझक मत करो, ये बस पड़े हुए कपड़े हैं जिनका कोई मालिक नहीं। ये कहकर वो मुझे और किम योंग हून को फिर से देखती है, अंदर जाती है और 2 जोड़े कपड़े ले आती है। कपड़े थोड़े पुराने हैं पर हमारे पहने हुए कपड़ों से काफ़ी साफ। एक सेट सफ़ेद रोब है, बिल्कुल उसके जैसे। दूसरा पीला रोब, रेगिस्तान के रंग जैसा। दोनों डाओइस्ट रोब्स हैं। ये कपड़े बस घर में पड़े थे, सोचा तुम्हारे काम आ जाएंगे। जब पानी दे दिया तो कपड़े देने में क्या हर्ज? मैं इतना शुक्रिया कैसे अदा करूं? ओह, किम योंग हून पानी पीकर आता है। भाषा समझ नहीं पाता, पर जब मैं समझाता हूं कि वो कपड़े दे रही है तो वो खुद एक चुन लेता है। किम योंग हून पीला रोब लेता है और मैं सफ़ेद वाला। हम दोनों दुकान के कोने में जाकर कपड़े बदलते हैं। अरे, अब तो तुम दोनों काफ़ी अच्छे लग रहे हो। कपड़ों के लिए धन्यवाद। इस एहसान का बदला कैसे चुकाऊं? अगर जिद है तो समझ लो कि ये एक ची बिल्डिंग सीनियर का उधार है। वो गर्मजोशी से मुस्कुराती है। कपड़ों का कर्ज चुकाने का वादा करके हम वाइट मैजिकल लोटस आर्टिफैक्ट शॉप से निकल जाते हैं। उसके बाद मैं और किम योंग हून ब्योक्रा के कई शहरों से गुजरते हुए दूर से छोंगमुन क्लैन को प्रणाम करते हुए आखिरकार यांगुओ पहुंचते हैं। जिन क्लैन का बैरियर क्रॉस करके मैं अपने शिष्यों से थोड़ी देर मिलता हूँ, फिर हम साउथ की तरफ ब्लैक विंड सी की ओर बढ़ते हैं। क्या मैं यहाँ इंतज़ार करूँ? हाँ, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ठीक है, तब तक मैं अपनी मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करता हूँ। मैं किम योंग हून को वहीं छोड़ देता हूँ और स्पेस ब्रेकिंग बीड और समनिंग विंड ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन मेथड निकालता हूँ जो सहयोल ने दिया था। अब क्या करना चाहिए? पिछली जिंदगी में मैंने ये बीट सीधे समुद्र की गहराई में फेंक दिया था, पर इस बार मैं रुक जाता हूँ। सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने वाला स्पेशल धर्मा ट्रेजर शायद फ्यूचर में काम आ जाए, अगर कभी म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन का प्लान बनाना पड़े। सर आन की मदद करके सोंगजिन के रेमिनेंट सोल को हराने के बाद शायद इस बार मैं किम योंग हून के लिए एक असली लॉन्जिविटी फ्रूट ला सकूं। मुझे युआन ली का वो स्पेल याद है जो पिछली जिंदगी में उसने यूज़ किया था, जो लाइफ फोर्स चुराकर लॉन्जिविटी फ्रूट को तुरंत बड़ा कर देता था। मुझे स्पेल का हर हिस्सा तो याद नहीं, पर मेरे मास्टर की दी हुई बुनियादी ट्रेनिंग की वजह से मैं उसका प्रिंसिपल समझ सकता हूँ।
अगर इस जिंदगी में मैं बिना किसी की जिंदगी चुराए वही इफ़ेक्ट क्रिएट कर पाया तो शायद मैं किम योंग हुन की उम्र बढ़ा सकता हूँ। स्वूश, मैं हवा में उछलता हूँ और सर आन के ठिकाने की तरफ बढ़ता हूँ। कहानी तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ती है। मैं अपनी ताकत और सामनिंग विंड ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन मेथड दिखाकर सर आन का भरोसा जीत लेता हूँ। हम दोनों मिलकर नेदर क्रॉसिंग शिप जाते हैं, जहाँ सॉन्ग जिन रहता है। चुपचाप फॉर्मेशन तोड़कर हम शिप के सबसे नीचे के लेवल तक पहुँचते हैं। सॉन्ग जिन अब भी एक भयानक आत्मा है, काली घोंसली एनर्जी से घिरा हुआ। सुन लो, ब्लैक घोस्ट वैली के एल्डर सॉन्ग जिन। ब्लैक घोस्ट वैली, तुम कौन हो? वो मुझे घूरते हुए अपनी डरावनी एनर्जी फैलाता है। मैं उसे इग्नोर करके सीधा बोलता हूँ, नेदर क्रॉसिंग शिप मुझे दे दो। रंबल, उसकी घोंसली एनर्जी हर तरफ फैल जाती है, पर मुझे महसूस होता है कि ये पिछली जिंदगी के युआन ली जितना खतरनाक नहीं है। मैं फॉर्मलेस स्वॉर्ड पकड़कर उसकी तरफ बढ़ता हूँ। इस बार उसके सामने खड़े होकर भी मेरा दिल पहले जैसा नहीं कांप रहा। रंबल। हैरानी की बात ये थी कि सॉन्ग जिन ने तुरंत हमला नहीं किया, वो बस मुझे गौर से देख रहा था। तुम क्या हो? मैंने कभी किसी इंसान को डीमन कोर के साथ नहीं देखा, और ये अजीब टेक्निक्स भी। लगता है तुम मेरे बारे में कुछ जानते हो। बिल्कुल क्लियर डिफेंसिव स्टांस। लगता है वो मुझे पूरी तरह सेंस नहीं कर पा रहा। इस बार मैंने बैरियर तोड़कर एंट्री नहीं की, जैसे पिछली जिंदगी में की थी। पिछली बार जब उसने नेदर क्रॉसिंग शिप की सारी घोंसली एनर्जी अब्जॉर्ब कर ली थी, तब वो कोर फॉर्मेशन पीक का मॉन्स्टर बन गया था। पर अब उसने अभी तक शिप की एनर्जी नहीं ली है। इस वक्त उसकी ऑरा सिर्फ मिड कोर फॉर्मेशन तक ही सीमित है। ब्लैक घोस्ट वैली का नाम कौन नहीं जानता, और उसका लीडर एक हेवनली बीइंग कल्टिवेटर हो, ये कैसे ना सुना हो। है, तुमने सुना होगा मैड लॉर्ड ने मुझे मार दिया था। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? रंबल। सॉन्ग जिन अपनी घोंसली एनर्जी जमा करता है और फिर अचानक हमला। स्क्रीच। हजारों सफ़ेद हड्डियों के स्केलेटन्स समुद्र की लहरों की तरह मेरे चारों तरफ उठ खड़े होते हैं और मुझ पर टूट पड़ते हैं। मैं अपनी फॉर्मलेस स्वॉर्ड आगे बढ़ाता हूँ। सेवरिंग माउंटेन स्वॉर्ड्समैनशिप, लेयर्ड माउंटेन्स, माउंटेन एंड वैली ट्रांसफॉर्मेशन। फॉर्मलेस स्वॉर्ड का ऑरा हर दिशा में फैल जाता है, जैसे कांटों भरी जमीन। पूरा स्पेस मेरे कंट्रोल में आ जाता है। फिर तलवार एक और रूप बदलती है। सेवरिंग माउंटेन स्वॉर्ड्समैनशिप, सेवरिंग वेन सेबर मेथड, फिस्ट टेक्निक, लेग टेक्निक, फुट टेक्निक, ग्राउंड टेक्निक, स्पेयर टेक्निक। अनगिनत मार्शल आर्ट्स का संगम। वो सब टेक्निक्स जो मैंने पिछली जिंदगी में किम योंग ह्यून के साथ मिलकर रिसर्च की थी। 200 साल की मेहनत से मेरी फॉर्मलेस स्वॉर्ड अब अपनी लिमिट पर पहुंच चुकी है। जब मैंने पहली बार सॉन्ग जिन का सामना किया था, तब की तलवार और आज की तलवार, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। अगर वो अपनी पूरी ताकत में होता, एक जिंदा हेवनली बीइंग, तो बात अलग होती, पर अब वो मुझे हरा नहीं सकता। सॉन्ग जिन दांत पीसकर मेरी तरफ देखता है। उसे समझ आ चुका है कि वो जीत नहीं सकता, पर मैं उसे और दबाने के बजाय बात का रुख बदल देता हूँ। मैंने भी मैड लॉर्ड को देखा है। मुझे याद आता है वो लड़ाई जो बादलों के ऊपर हुई थी, जहां सेहुएल ने एक ही इशारे में पूरी असेंशन पाथ को पानी से भर दिया था, और मैड लॉर्ड जो उसके और सी ड्रैगन ट्राइब दोनों पर भारी पड़ रहा था। सच कहूँ तो ऐसे मॉन्स्टर के साथ लड़ाई से जिंदा बच जाना और सिर्फ रेमिनेंट सोल छोड़ जाना, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं। चिरचिर। सॉन्ग जिन मेरी बात सुनकर चुप हो जाता है। उसके इमोशंस उलझ जाते हैं, शर्म, गुस्सा, उदासी और अफसोस सब एक साथ। तुम सही कह रहे हो, उस जंग में मैड लॉर्ड ने अचानक हमला कर दिया। हम तैयार भी नहीं थे। उसने पल भर में हमारी 1/3 फौज मिटा दी। अगर वो पूरी तैयारी से आता तो ब्लैक घोस्ट वैली का 5 लाख साल का इतिहास उसी दिन खत्म हो जाता।
सॉन्गजिन गहरी सांस लेता है। तो फिर तुम जैसे ताकतवर व्यक्ति ने नेदर क्रॉसिंग शिप पर हमला क्यों किया? तुम्हें इसकी घोंसली एनर्जी भी नहीं चाहिए लगती। फिर ये सब क्यों? मैं सोचता हूँ कोई बहाना बना दूं, पर फिर सच बोलने का फैसला करता हूँ। तुम उस हाफ ड्रैगन के सामान ढूंढने आए हो? उसकी बात सुनते ही मेरे पीछे छिपा सेओरन थोड़ा सा कांप जाता है। सॉन्गजिन की आंखों में नीली घोस्ट फायर और तेज हो जाती है। इस शिप पर तुम्हारा कुछ भी नहीं है। जो ब्लैक घोस्ट वैली का है वो यहीं रहेगा। अपनी लालच छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। पर तब सेओरन गहरी सांस लेकर आगे बढ़ता है। प्लीज़ सीनियर, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, जो चीज़ मैं ढूंढ रहा हूँ वो मेरी माँ की विरासत है। क्रैकल। सॉन्गजिन की आंखों से तेजी से नीली गोस्ट फायर भड़क उठती है। तुम अपनी माँ की विरासत ब्लैक गोस्ट वैली के नेदर क्रॉसिंग शिप में क्यों ढूंढ रहे हो? क्योंकि मेरी माँ ब्लैक गोस्ट वैली की एक शिष्या थी। गुगु गुगु गुगु। सॉन्गजिन का शरीर हल्का सा कांप जाता है। वो कभी मुझे देखता है, कभी मेरी फॉर्मलेस स्वॉर्ड को। अभी थोड़ी देर पहले हुए 3 क्लैशेस उसे याद आ जाते हैं। वो मेरी ताकत का अंदाज़ा लगा रहा है। मैं उसकी नज़र से नज़र नहीं हटाता। पिछली जिंदगी में मैंने किम यंग हुन के साथ मिलकर उसे शिकार किया था और 200 सालों तक अपनी फॉर्मलेस स्वॉर्ड को और भी तराशा था। अब चाहे वो नेदर क्रॉसिंग शिप की सारी गोस्टली एनर्जी अब्जॉर्ब करके मुझसे लड़े, मुझे नहीं लगता मैं आसानी से हार जाऊंगा। ऊपर से इस बार वो मेरी अचानक आने से बिल्कुल तैयार भी नहीं है। आजा, मुझसे लड़कर दिखा। कुछ पल तक मुझे घूरने के बाद सॉन्गजिन धीरे से सांस छोड़ता है। ठीक है, मैं तुम्हें आधा दिन देता हूँ। नेदर क्रॉसिंग शिप में ढूंढो और अपनी माँ की विरासत ले जाओ। अगर आधे दिन में न मिली तो ब्लैक गोस्ट वैली के एल्डर के रूप में मैं तुम्हें घुसपैठ का दोष लगाकर निकाल दूंगा। सीधी लड़ाई के बोझ से बचने के लिए आखिरकार सॉन्गजिन समझौता कर लेता है। वुश! उसकी आंखों की भड़कती हुई गोस्ट फायर धीरे धीरे शांत हो जाती है। मैं भी अपनी फॉर्मलेस स्वॉर्ड वापस रख देता हूँ। याद रखना, सिर्फ आधा दिन। अगर इस वक्त में तुम्हें विरासत न मिली तो तुम्हें नेदर क्रॉसिंग शिप छोड़ना ही पड़ेगा। समझा? सेओरन सॉन्गजिन का शुक्रिया अदा करता है। मैं उसकी तरफ एक नज़र देखता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ। लगभग आधा घंटा बाद नेदर क्रॉसिंग शिप के सबसे निचले वाले तल पर मैं उस कमरे तक पहुँच जाता हूँ जहाँ पिछली जिंदगी में सेओरन की माँ की विरासत रखी थी। वहीं से मैं एक जेड स्लिप निकालकर सेओरन को देता हूँ। शायद यही हो। आह! सेओरन का चेहरा आंसुओं से भर जाता है। कांपते हाथों से वो जेड स्लिप पकड़ लेता है। धन्यवाद सीनियर, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, लेकिन लगता है यहाँ कोई काफी गुस्सा है। उसकी माँ के कमरे के बाहर सॉन्गजिन खड़ा है, मुट्ठियाँ भींची हुईं, उसका पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा है। तुम्हें उस बच्चे के कमरे का रास्ता कैसे पता? तुम उस औरत से क्या रिश्ता रखते हो? सेओरन भी हैरानी से मेरी तरफ देखता है। कहीं ऐसा तो नहीं लग गया? सच में, बिना रुके सीधा उसकी माँ के कमरे तक जाना शायद उन्हें गलत फहमी दे गया। आने वाली परेशानी को भांपने के लिए मैं एक हल्का सा झूठ बोल देता हूँ। मैं असेंशन पाथ में ब्लैक गोस्ट वैली के ग्रैंड एल्डर व्हाइट बोन गोस्ट डेविल ह घ्वाक से मिला था। उन्हें कीमती चीज़ मिली और वो खुश होकर बोले कि मैं जो चाहूँ मांग सकता हूँ। तब वहीं मौजूद सी ड्रैगन किंग से हवल ने मुझसे कहा कि मैं सेओरन की मदद कर दूं। काम आसान बनाने के लिए मैंने ह घ्वाक से उसकी माँ के कमरे का पता पूछ लिया। क्या? सॉन्गजिन मेरी बात सुनकर हैरान रह जाता है, फिर मजबूरी में सिर हिला देता है। ठीक है, मान लेते हैं ये सच है। तो फिर दरवाजे से हट जाइए। सेओरन और मैं यहाँ से जाना चाहते हैं। आखिर हमने आधे दिन के अंदर विरासत ढूंढ ली है ना? रुको। सॉन्गजिन जलती हुई गोस्ट फायर वाली आंखों से हमें देखकर बोलता है। तुम हाफ ड्रैगन लड़के,
तुम्हारी माँ मेरे लिए भी खास थी, इसलिए यहीं और अभी तुम अपनी माँ की वसीयत मेरे साथ पढ़ोगे। क्या? स्योरन असहज महसूस करता है, पर सोंगजिन की दबदबे भरी मौजूदगी के सामने मजबूरी से बैठ जाता है और जेड स्लिप खोलता है। मुझे उनके पारिवारिक मामले में दखल देने का कोई शौक नहीं होता। मैं थोड़ा पीछे हट जाता हूँ, जबकि सोंगजिन स्योरन के पीछे खड़ा होकर साथ पढ़ने लगता है। कुछ देर बाद ख स्योरन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और सोंगजिन की आंखों की गोस्ट फायर कमजोर पड़ जाती है, नहीं, नर्म हो जाती है। बेवकूफ बच्चा, क्या तुम्हें पता नहीं था कि सी ड्रैगन किंग के अलावा सी ड्रैगन ट्राइब के ज्यादातर लोग सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं, खुद गर्ज और नीच जीव। वो अपना कांपता हुआ गोस्टली हाथ उठाता है और जेड स्लिप को स्योरन के हाथ से छीन लेता है। स्योरन कोई विरोध नहीं करता। तुम बेवकूफ बच्ची, तुम्हारे उस जिम्मेदारी से भागने वाले पति में ऐसा क्या अच्छा लगा जो इतनी जल्दी मर गया? तुम अनजान औरत, बेवकूफ। क्रैक। सोंगजिन की पकड़ में जेड स्लिप टूटने लगता है। तब जाकर स्योरन घबराकर उसे वापस छीन लेता है। सोंगजिन घूर कर सियोरान को देखता है। मुझे शुरू से ही तुम पसंद नहीं थे और अब मेरी नफरत और भी बढ़ गई है। तुम्हारी मौजूदगी ने उस बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी। ये सोचकर ही मेरा खून खौलता है। क्रैक। अचानक मैं देखता हूं कि सोंगजिन के स्कल पर घोंसली शरीर एक नया चेहरा बना रहा है। अंधेरी घोंसली एनर्जी उसके स्कल में जमा होती है और धीरे धीरे एक चेहरा उभर आता है। एक मिडिल एज्ड आदमी का चेहरा, वही चेहरा जो मैंने पहले देखा था। सोंगजिन का असली चेहरा, जो अंधेरे घोंसली पदार्थ से बना है और उससे नीली आंसुओं की धार बह रही है। इस वक्त तो मैं तुम्हें यहीं मार देना चाहता हूं, लेकिन वो मेरी तरफ एक नज़र डालता है और बड़बड़ाता है। सीओ हुएल के भेजे हुए उस अजीब इंसान का शुक्र मनाओ। मैं बेकार में मरने से डरता हूँ। नेदर क्रॉसिंग शिप को बचा पाने में फेल होकर मरना, इसलिए अभी तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। प्लीज़ मेरी माँ के बारे में बताइए। क्या? मैंने अपनी पूरी जिंदगी नफरत के साथ जी है। सी ड्रैगन ट्राइब ने भी मुझे आधा ब्रीड कहकर ठुकरा दिया। यहाँ तक कि सी ड्रैगन किंग ने भी मुझे इस लाइफ एंड डेथ बैटल में साथ ले जाने से मना कर दिया। वो धीरे से सांस लेता है और आंखों में आंसू भर जाते हैं। प्लीज़ सीनियर, एल्डर, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि मेरी माँ कैसी इंसान थी। मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ, मुझे मेरी माँ के बारे में बता दीजिए। ये लड़का भी ना। कुगु गुगु गुगु। गहरी नीली घोंसली एनर्जी पूरे कैबिन को भर देती है, पर मैं अपनी फॉर्मलेस स्वॉर्ड निकालकर वो एनर्जी चीर देता हूँ। सोंगजिन गुस्से से मेरी तरफ देखता है। एक कहानी सुनाने में क्या मुश्किल है? मैं उससे सीधा देखकर कहता हूँ। तुम्हारे दिल में तो तुम खुद भी उसकी कहानी बताना चाहते हो, बस झिझक रहे हो। उसकी रूह का असली रूप मुझे दिखता है, एक शांत समुद्र जिसमें एक लाल पटवार वाली नाव तैर रही है। वो असल में एक अच्छा इंसान है। अपनी असली भावनाओं का पर्दा उठ जाने पर सोंगजिन दांत भींच लेता है, थोड़ा सा कांपता है, फिर धीरे से अपने हाथ नीचे गिरा देता है। वुश! फिर से घोंसली एनर्जी शांत हो जाती है। ये सच में एक अजीब इंसान है। थड! सोंगजिन लड़खड़ाता हुआ कैबिन के बेड पर बैठ जाता है। कुछ देर तक वो चुप रहता है। सियोरान भी चुप रहता है। दोनों एक दूसरे को बस देखते रहते हैं। कैबिन में गहरी खामोशी छा जाती है। मैं सोंगजिन के दिल का हाल समझकर बाहर निकल जाता हूँ। अब उसके दिल में सियोरान को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं बचा। थोड़ी ही देर में कैबिन के अंदर से सोंगजिन की आवाज़ आती है। पहले उसकी आवाज़ धीमी और भारी होती है, जैसे ज़बरदस्ती बोल रहा हो, पर धीरे धीरे उसकी बोली तेज़ होती जाती है। उसके शब्दों में जज्बा आ जाता है। सियोरान भी जवाब देने लगता है। दोनों एक दूसरे से बातें बांटने लगते हैं। ये एक अजीब नज़ारा है। सियोरान और सोंगजिन एक साथ बैठे हुए, गहरी बातों में डूबे हुए। मैं कुछ पल सोचता हूँ, फिर अपनी फॉर्मलेस स्वॉर्ड को उठाता हूँ।
जब तुम किस्मत की जंजीरों से आज़ाद हो जाते हो तो जिंदगी तुम्हारे सामने नए रास्ते खोल देती है। अनसुने शब्द, गलत समझे गए रिश्ते, दोबारा मिलना और एक नया भविष्य बनाना। मैं एक बार फिर कैबिन की तरफ देखता हूँ, अंदर बह रही नीयत को महसूस करता हूँ और नेदर क्रॉसिंग शिप के डेक पर चल पड़ता हूँ। ब्लैक विंड सी के बीच छिपा हुआ ब्लैक घोस्ट वैली का विशाल फॉर्मेशन, उस सिलिंड्रिकल कुएं जैसे स्ट्रक्चर के बीच खुला हुआ आसमान दिख रहा है। रात हो चुकी है, बादलों के पार तारे हल्की रोशनी से चमक रहे हैं। मैं और स्ट्रॉन्ग बनूंगा, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इतना स्ट्रॉन्ग कि किस्मत के हर बंधन को तोड़ सकूं, एक नया भविष्य बना सकूं, नए रिश्तों के साथ। यही मेरा संकल्प है। सियोरान और सोंगजिन रात भर बातें करते रहते हैं। फिर सुबह होती है और फिर से वो रात भर बातें करते हैं। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। मुझे नहीं पता उनकी बातों का हर लफ्ज़ क्या था, पर इतना ज़रूर पता है, कभी-कभी किस्मत से परे बने हुए रिश्तों से ऐसे चमत्कार पैदा होते हैं जो सोच से भी परे होते हैं। मैंने फैसला कर लिया है, मैं इस लड़के को अपना शिष्य बनाऊंगा। सोंगजिन ने सियोरान को अपना डिसाइपल बनाने का फैसला कर लिया।